नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम 2024-25 आगाज़ आपके 25 नवंबर यानी 13 दिन अभी शेष हैं। और अपन ने दी एंड वैसे एनसीईआरटी क्लास 9th का ऑलरेडी कर दिया है 15 चैप्टर का। और क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी कुछ 10 चैप्टर ऐसे जो वेरी इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम को देख के जो टीसीएस ने लिए हैं अब तक रेलवे के, उनमें ये एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं ना, इन रेलवे के फेवरेट रहे हैं। यहाँ से भर भर के सवाल आए हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए अपन डीपली एग्जाम्पल के क्वेश्चंस के साथ में पूरा चैप्टर है वो हल करते हैं। तो क्लास 9th ऑलरेडी अपने एंड हो चुकी, ये सभी 15 चैप्टर हैं और इसकी पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर की टेलीग्राम पर भी अवेलेबल कराई है। बाकी सभी 15 चैप्टर की आप हमारी वेबसाइट पर पेड ई बुक डाउनलोड कर सकते हो मिनिमम फ़ी में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और क्लास 10th के ये अभी वर्तमान में जो इतने चैप्टर हैं ना, इनमें से चुनिंदा चैप्टर जो जैसे प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट थे, जैसे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो आज इसका अपन आगाज़ करने वाले हैं। इसके अलावा आप ऑप्टिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आते हैं, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आपके देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर ये अनुवांशिकता, वेरी इंपॉर्टेंट। जैव प्रक्रम, नियंत्रण समन्वय, ये वायु के टॉपिक। तो 13 दिन में अब ये 10 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये भी कवर हो जाएंगे। फिलहाल अपन क्लास 10th में आज पहले चैप्टर जो शुरुआत कर रहे हैं ना, वो क्लास 10th का अध्याय 5 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। प्रीवियस रेलवे एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। और इसमें एनसीईआरटी के सारे फैक्ट अपन इंक्लूड करेंगे। टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक, काफ़ी कैंडिडेट टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये अपन पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की बात करें। और ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, ये एनसीईआरटी की एक ऑफिशियल बुक है। इनके पाठ्य पुस्तक के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं या पर जो भी डीपली कंसेप्ट है, वो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में सवाल आ जाते हैं और वहाँ से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो पहले अपन देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, और उसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के यहाँ पर सवाल आपके समक्ष रखने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन बताना आपके रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी में, जैसे एएलपी टेक्नीशियन में मॉक टेस्ट आप दे रहे हो ना टेक्स्ट बुक से, कितना स्कोर आ रहा, नहीं दे रहे हो आप पीछे रह जाओगे। अभी भी 6 से 7 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके ही जाना है, ताकि एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम से पहले आप एक तरीके से अपना आकलन कर सको। आप टाइम मैनेज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, हड़बड़ाहट में कहीं सवाल गलत न कर दो। इस हेतु टेक्स्ट बुक पास आज आप ज्वाइन करके आने वाले 2 साल में अपना जुगाड़ कर सकते हो। 2025 का कैलेंडर आ चुका है, तो टीटीजी के कूपन कोड यहाँ पर आप डालेंगे तो 2 साल वाला पास प्रो जैसे यहाँ आप देखेंगे तो लगभग आपका 1 साल में 350 के अकॉर्डिंग पड़ जाएगा, जो काफ़ी किफ़ायती है। एक दिन में 1 रुपये की प्राइस आ रही है। और रेलवे के सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, एक बार पास ले लिया। जो भी एग्जाम से प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सारे मिल जाएंगे, ऑनलाइन जो एग्जाम हुए हैं उस पर आधारित मिल जाएंगे। सेक्शनल मॉक मिलेगा और पूरा चैप्टर वाइज फुल मॉक, सारा कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिटेल में मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कर लेना टीटीजी के कूपन कोड से। फिलहाल ये कंटेंट देखिएगा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। इसकी पीडीएफ कल मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, बिल्कुल अपडेटेड। यहाँ पर ये सभी फैक्ट और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के सवाल सहित बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न जानना, विशेषकर साइंस का। तो 2023-24 में जो टीसीएस ने साइंस के सवाल पूछे हैं ना एसएससी एग्जाम्स में, काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल हैं। 1155 सवाल हैं, वो यहाँ पर ई बुक तैयार की गई हैं, आपकी प्रत्येक ईयर वाइज की गई हैं। 2024 की अलग यहाँ पर आपको इसी में मिल जाएगी, इसी पीडीएफ में दोनों 2023 और 24 की। लेकिन सेक्शन नीचे अलग अलग, आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी देखना चाहते हो उसकी तरफ आप चले जाएंगे और ये इस टाइप से आप देख पाएंगे कंटेंट। तो ये ई बुक कैसे डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो डाला हुआ है, उसको चेक कर लेना और आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण बात करें, सबसे पहले तत्वों का आवर्त वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको पता है अभी आप देखेंगे वर्तमान में 118 तत्व हैं। सभी तत्वों के अलग अलग रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं, तो उनको याद रख पाना बहुत ही कठिन काम है ना। तो क्या किया वैज्ञानिकों ने, जुगाड़ लगाया, उनको इस प्रकार टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। एक ही गुणधर्म के तत्व एक ही ग्रुप में रख दिए, ताकि ईजी हो जाए आपके लिए भी, ये और ये तत्व समान प्रॉपर्टी के हैं। तो शुरुआत में ये 118 तत्व ज्ञात थोड़े ही थे, कम तत्व ज्ञात थे, तो उस अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट किया गया। लेकिन बाद में वो आवर्त सारणी फेल होती गई और वर्तमान में अपन जो मोजले की आवर्त सारणी आधुनिक देखते हैं। तो उससे पहले काफ़ी प्रयास हुए हैं, वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अपन इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये फैक्ट देखेंगे, उसके बाद लास्ट में
एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन सहित आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसमें एनसीईआरटी के तो पॉइंट को कवर किया ही किया गया है, कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं वो भी इंक्लूडेड आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर तत्वों की बात करें, इससे पहले क्लास 9th में अपन ने परमाणु और अणु वाला जो चैप्टर 3 है उसमें अपन ने बात की थी। तत्व क्या होता है? तो तत्व वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं। जैसे आपका गोल्ड जो एयू एलिमेंट है ना, इसमें जो भी परमाणु है ना वो एक ही प्रकार के हैं, जो उनका आकार है, साइज, वो एक ही प्रकार का। अब सोना और मैग्नीशियम ले लिया। अब मैग्नीशियम के परमाणु और गोल्ड के परमाणु ये दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे, इनका आकार अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि एक तत्व के परमाणु तो एक टाइप के होंगे और तत्व क्या होगा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, ये चीज़ है। वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं? 118, ये याद रखना है। इनमें से पूछा जाता है कि इन 118 ज्ञात तत्वों में से प्राकृतिक कितने, नेचुरली कितने मिलते हैं? प्राकृतिक मिलते हैं दोस्तों 94, और बाकी 24 ये आपके हो गए ना 118। 24 प्रयोगशाला में, लेबोरेटरीज में कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली बनाए गए। और जो 118 तत्व है ना, सभी का अपना अलग अलग गुणधर्म है, भौतिक और रासायनिक। और जैसे हाइड्रोजन की बात करें, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, जिसमें न्यूट्रॉन बिल्कुल होते ही नहीं। सवाल पूछा जाता है कौन से तत्वों में आवर्त सारणी में न्यूट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं, बाकी सभी में है। ओस्मियम सबसे भारी तत्व है। अब तत्वों को वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, आपको बता दिया, सभी के अलग अलग गुणधर्म हैं। तो शुरुआती प्रयास में तत्वों को धातु और अधातु में विभाजित किया गया, लेकिन ये चीज़ें जैसे जैसे नए एलिमेंट आए तो फेल होती गई। अब धातु अधातु के बाद अब तत्वों को वैज्ञानिकों ने उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भी विभाजित करना शुरू कर दिया। तो तत्वों का यहाँ पर अपन आवर्ती वर्गीकरण की बात करें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आवर्त पीरियोडिक टेबल अपन बोलते हैं ना, पीरियोडिक यानी एक आवर्ती है, एक फ्रीक्वेंसी है, रिपीट होने का गुण है, बार बार चीज़ें सेम गुणधर्म की आना। आवर्त सारणी यानी जैसे वर्ग में आप देखते हो ना, कुछ अंतराल के बाद, जैसे 18 तत्वों के बाद सेम गुणधर्म वाला एलिमेंट आ गया, तो वही तो आवर्त है, यानी रिपीट हो रहे हैं गुणधर्म। तो तत्वों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ निश्चित अंतराल पर समान गुणधर्म वाले तत्व दोहराए जाते हैं। एक फिक्स अंतराल के बाद दोबारा वही गुणधर्म का तत्व ऐसे नीचे आता जाएगा, यही तो आवर्ती है, यही तो उनके गुणधर्म रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं आवर्त सारणी बनाने का जो पहला प्रयास देखते हैं ना, वो आता है डोबेराइनर का। डोबेराइनर की आवर्त सारणी है ट्राइड्स की, त्रिक जैसे आप बोलते हो। 3 तत्वों का उन्होंने एक तरीके से ग्रुप बनाया। और सवाल यहाँ से बनता है कि डोबेराइनर ने अपनी आवर्त सारणी कब दी। आप कहेंगे डोबेराइनर है तो डूब गए 1817 में, ठीक है, 1817 डोबेराइनर है। 1817, 17-18 वर्ष की उम्र होती है ना, वो डूबने की होती है, इसमें मैच्योर नहीं हुए तो डूब जाते हैं आप। तो 1817, तो 1817 में जर्मन रसायनज्ञ, इनका पूरा नाम है डोबेराइनर का, योहान वुल्फगांग डोबेराइनर, इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और उन्होंने भी परमाणु भार के एक बढ़ते क्रम में अपनी आवर्त सारणी रखी है। आवर्त सारणी तो क्या, 3 ट्राइड्स दिए हैं, 3 त्रिक दिए हैं। इनका आप देखेंगे, एक ये ग्रुप, इनका 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। पूछा जाता है डोबेराइनर के कितने त्रिक है, 3 त्रिक है। तो 3 त्रिक में भी 3 तत्व हैं, 9 तत्वों का वर्गीकरण किया था, उस समय कम ही तत्व थे ज्ञात। त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। जैसे यहाँ पर 3 ट्राइड्स हैं, पहला ट्राइड्स ये आप देखेंगे लिनाक, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, मेरी एक इस प्रकार याद रखा हुआ, लिनाक कासरबा कलबरी, लिनाक कासरबा कलबरी। तो आप यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें गुणधर्म में क्या सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है। जो लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों का परमाणु, जैसे लिथियम का कितना होता है, 7 होता है, पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। इन दोनों का परमाणु द्रव्यमान जोड़ेंगे ना, तो औसत निकालना है। औसत में क्या करते हो, जितनी क्वांटिटी आपके पास कितनी है राशियाँ, 2 राशि है, इनको जोड़ दिया तो 7 और 39 आपके 46 होते हैं। अब भाग देते हैं, जितनी अपने पास राशियाँ 2 का भाग देंगे तो कितना है, 46 में 2 का भाग दिया 23 आया। तो यही 23 आपके सोडियम का होता है परमाणु। तो पहले और अंतिम तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बीच के परमाणु द्रव्यमान है ना, इन दोनों का, पहले और अंतिम का, इनका औसत बीच के परमाणु द्रव्यमान के इक्वल है। यही चीज़ आपको कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में देखने को मिलेगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखने को मिलेगी। ये डोबेराइनर का ट्राइड्स था और ये पहला प्रयास था। असफलता तो होनी है, जैसे जैसे नए एलिमेंट आते गए ट्राइड्स तो फिट हो ही नहीं रहे उनके, तो केवल बहुत ही लिमिटेड 3 त्रिक ये बना पाए थे। हालांकि 5 त्रिक बाद में कुछ और त्रिक आए, लेकिन ये तो 3 ही बना पाए, ठीक है। अब भाई डोबेराइनर के बाद न्यू आदमी कौन आया, न्यूलैंड आ गया है। कौन सी भूमि से आ गया भाई, ये न्यूलैंड, अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड कहते हो। न्यूलैंड आया और अपना झंडा गाड़ा अष्टक के रूप में, ऑक्टेव रूल दे दिया न्यूलैंड ने। 1817 में डूब गए थे डोबेराइनर, और ऑक्टेव रूल
अष्टक नियम दे दिया 66 में, 1866। तो इनके 6 साल प्लस हो गए, 6 प्लस हो गए 18 में, ठीक है। तो अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान आधार रहा न्यूलैंड का अष्टक। अष्टक नाम क्यों है? 8 तत्वों में गुणधर्म समानता जैसे इन्होंने किस प्रकार व्यवस्थित किया। अब सवाल यहाँ से बनता है, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित तो किया, लेकिन पूछा जाता है कितने एलिमेंट तक न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव दिया था? 56वें तत्व तक। जो 56वां तत्व, अंतिम तत्व कौन सा है न्यूलैंड के ऑक्टेव में? आप कहेंगे थोरियम है। पहला हाइड्रोजन से इन्होंने शुरुआत की, तो सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व हाइड्रोजन से शुरुआत की और 56वें तत्व थोरियम तक इस आवर्त सारणी को इन्होंने समाप्त किया। और गुणधर्म में क्या सिमिलरिटी देखने को मिली कि ऑक्टेव यानी कि पहला तत्व और 8वां तत्व, इन दोनों के गुणधर्म सेम है। प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म में समान है। अब समानता आई गुणधर्म में तो आवर्ती रिपीटेशन आया, तो ये एक आवर्ती आवर्त सारणी आप कहेंगे इसे। तो उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की थी। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है, उस समय अष्टक जैसे सा रे गा मा पा धा नी, आप कहेंगे तो 7 ही हुए अष्टक। अब 8वां आएगा ना, इसके नीचे आएगा। पहला तो ये हो गया, 7वां ये है, 8वां इसके नीचे है ना, इनके गुणधर्म समान है, पहले और 8वें का समान है। तो यहाँ पर आप कुछ एलिमेंट देखेंगे। अब शुरुआत में अभी बोलते हैं सारे गामा पादा नी, पहले क्या बोलते थे? डो रे मी फा सोल टी। तो यहाँ पर एलिमेंट में ये पहला हाइड्रोजन का फ्लोरीन। अब इसलिए तो बोलते हैं हाइड्रोजन में अपवाद मानते हैं अपन, आवर्त सारणी में पहले ग्रुप में रखते हैं हाइड्रोजन को, क्षार धातु के साथ रखते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के गुणधर्म है हेलोजन से भी मैच करते हैं। सवाल पूछा जाता है हाइड्रोजन के गुणधर्म किस समूह से मैच करते हैं? प्रथम जो क्षार धातु में रखते हैं, लेकिन इनके गुणधर्म हेलोजन से, इसलिए आप हाइड्रोजन के नीचे हेलोजन के एलिमेंट देख पा रहे हो। ये न्यूलैंड ने ऑक्टेव में दिया है। पहला और 8वां अपने आप में समान है। लिथियम, सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इसी प्रकार कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अभी भी ऑक्सीजन, सल्फर, अभी भी ये सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती हैं जो न्यूलैंड ने दे दी थी 1866। यहाँ आप देखेंगे बोल रहे हैं कि इन्होंने 56वें तत्व थोरियम तक आवर्त सारणी दी, लेकिन एक्चुअली ये ऑक्टेव रूल जब देखा गया ना, यहाँ तक ही लागू हो रहा था, कैल्शियम तक। सवाल आगे पूछा जाता है कि न्यूलैंड की आवर्त सारणी एक्चुअली कौन से तत्व तक ऑक्टेव सिद्धांत है वो काम कर रहा है? तो कैल्शियम तक कर रहा है, बाकी फेल हो जा रहा है। बाकी ये आपको बता दिए सारे गामा पाधानी, और पहले इसे डोरे मीफा सोल्टी बोलते थे, जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, वो देखते हैं न्यूलैंड के ऑक्टेव की। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत मैंने कहा केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, हालांकि उन्होंने 56 तत्वों उस आवर्त सारणी में बता दिए, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से ठीक से मैच नहीं हुआ। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में आपको बता अभी 118 तत्व मिल चुके हैं, जो गुणधर्म बहुत इधर उधर हो गए हैं। अपनी आवर्त सारणी में इन तत्वों को समन्वित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया है। आप देखेंगे न्यूलैंड ने व्यवस्थित करने के लिए 2 तत्व यहाँ पर एक साथ रख दिए, देखिए, जिसमें कुछ असमान तत्व एक साथ रख दिए हैं। जैसे कोबाल्ट तथा निकल एक साथ में है तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, जो इनके गुणधर्म मैच नहीं हुए अभी। तो इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न है, तो उनको एक ग्रुप में कैसे रख सकते हैं? आयरन को कोबाल्ट है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य पॉइंट है, सवाल पूछ ले न्यूलैंड ने ऑक्टेव में कौन कौन से तत्व एक साथ रखे थे? तो यहाँ आप देखेंगे कोबाल्ट और निकल एक साथ में, ये भी एक साथ में रखे। तो कैल्शियम तक ये सिद्धांत लागू हो रहा, मतलब हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया। नोबल गैस की खोज पश्चात अष्टक का सिद्धांत बिल्कुल फेल हो गया, जैसे नोबल गैसेज खोजी गई। अब आए भाई मेंडलीव, उन्होंने 66 में छक्का लगा दिया न्यूलैंड ने, लेकिन मेंडलीव ने कहा रुको 3 साल बाद मैं आता हूँ। और 1869 में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी प्रेजेंट की, और मेंडलीव की तत्वों का वर्गीकरण, ये आवर्त सारणी अच्छी मानी जाती है। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। असली श्रेय, मुख्य श्रेय इन्हीं को जाता है। यहाँ से सवाल भी आता है तत्वों के वर्गीकरण का, एक्चुअली मुख्य जो क्रेडिट है वो मेंडलीव को जाता है। कब? 1869 में। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। परमाणु द्रव्यमान ही इनका आधार था, ध्यान रखना। न्यूलैंड का भी परमाणु द्रव्यमान, इनका भी परमाणु द्रव्यमान। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब उस समय ज्ञात तत्व पूछ रहे तो 63 थे। न्यूलैंड में आप देखेंगे 56 तत्व, थोरियम तक, कैल्शियम तक लागू हुई थी हालांकि। तो 63 तत्व जब मेंडलीव ने अपना कार्य स्टार्ट किया ना, उस समय एलिमेंट ज्ञात थे ना,
63 थे। अभी भी ज़्यादा एलिमेंट ज्ञात होते रहते हैं, तो एलिमेंट ऐसा नहीं फिक्स हो गए, अभी भी निकलते हैं। तो 63 तत्व उस समय थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया और आवर्त सारणी में बताया परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। ये मेंडलीव की नीचे आवर्त सारणी है जिसमें टोटल 8 ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह पूछे तो आप कहेंगे 8 है। मेंडलीव का आवर्त नियम, तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, ये चीज़ है। और इन्होंने ऊर्ध्व स्तंभ उसको ग्रुप का है और क्षैतिज स्तंभ को पंक्ति का है, जिसमें ग्रुप इनके 8 है, पंक्तियां इनकी 6। ये आप देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी है इस टाइप से। ये जो ऊर्ध्व वर्टिकल है ना, इन्हें समूह का है, ग्रुप का है। और ये आप देख पा रहे हो इन्हें आवर्त का है। ये 6 आवर्त आप देख पा रहे हो, 6 आवर्त तक। और उस समय ज्ञात तत्व थे 63, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियां हैं। सभी ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण किया जा मैं उस समय 63 तत्व थे, उन्हीं सभी का वर्गीकरण कर दिया। तत्वों का क्रम, उनके परमाणु द्रव्यमान। नए तत्वों की खोज के लिए इन्होंने कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े और बाद में वो तत्वों के जो गुणधर्म है वो मैच हो गए प्रीवियस एलिमेंट से, जो उन्होंने एका वाले रिक्त स्थान छोड़े। आगे बताता हूँ। अक्रिय गैसों को नई खोज के बाद बिना किसी बदलाव के नए समूह में सम्मिलित किया गया। जितने भी नोबल गैसेज आई उनको उस नए समूह में इन्होंने सम्मिलित कर दिया। ये चीज़ इनकी अच्छी रही है। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तब कई तत्व खोजे नहीं गए थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े और अनुमान लगाया कि भविष्य में इन स्थानों को नए तत्वों से भरा जाएगा। और बाद में एक्चुअली भरा भी गया। और इन अज्ञात तत्वों को इन्होंने अस्थायी नाम दिए, जैसे कि भविष्य में जो बोरॉन के नीचे तत्व आएगा उनका नाम दे दिया एका बोरॉन। जो बाद में इसका स्थान एका बोरॉन का किसने लिया, स्कैंडियम ने। यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में सवाल आते हैं कि एका बोरॉन के स्थान पर कौन सा एलिमेंट बाद में खोजा गया आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी में। आप कहेंगे बोरॉन है तो स्कैंडियम, बोर हो रहे हैं तो स्केटिंग करवा। एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम के स्थान पर कौन सा तत्व आया, एल्यूमिनियम में गैलियम। एल्यूमिनियम को गलाते हैं ना, गैलियम। एका सिलिकन, एका सिलिकन के बाद आपका एलिमेंट उसमें एका सिलिकन के स्थान पर आया जर्मेनियम, सिलिकॉन घाटी जर्मनी। तो ये सभी याद रखना है। एका बोरॉन, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम, गैलियम, एका सिलिकन, इसके स्थान पर जर्मेनियम आया। तो ये चीज़ एका का मतलब होता है एक, वो एक स्थान नीचे था। ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाए और इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। अब छोड़ देते हैं मेंडलीव को भी, बात करते हैं आधुनिक वर्तमान आवर्त सारणी की। आधुनिक जो आवर्त सारणी आप देखते हो ना, इनका प्रयास सबसे पहले हेनरी मोजले ने किया है। कब किया आधुनिक आवर्त सारणी में प्रयास, आप देखेंगे 1869 में तो मेंडलीव ने दे दी, 1866 में किसने दे दी, डोबे राइनर ने, सॉरी न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिया, डूबे तो 1817 में। ठीक है। ये 3 चीज़ें। और चौथी है आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में हेनरी मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर, इससे पहले आपने जो आवर्त सारणी देखी ना वो परमाणु द्रव्यमान भार के आधार पर थी, परमाणु संख्या के आधार पर पहला ही प्रयास यहाँ पर मोजले ने किया। कब किया, 1913 में किया। और परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। और परमाणु संख्या क्या होती है, जेड यानी प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर उदासीन परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अपने आप में परमाणु संख्या है। और आधुनिक आवर्त सारणी का पूछ लें, जैसे इससे ऊपर आपने देखा 8 ग्रुप थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में ये 18 ग्रुप हैं और आवर्त हैं 7 आवर्त हैं। अब ये तो एनसीईआरटी में इतना कंटेंट है। अब टीटीजी के एक्स्ट्रा देख लो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी आपको आवश्यक है। जो ये आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसमें टोटल 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं। एस ब्लॉक जैसे 2 ग्रुप हैं, वर्ग फर्स्ट और सेकेंड। पहले समूह में क्षार धातुएं, एल्कली मेटल है। दूसरे समूह में क्षार मृदा धातुएं, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये एस ब्लॉक में 2 ही समूह हैं। टोटल आपने देखा 18 समूह है आवर्त सारणी में और 7 आवर्त है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, सवाल आएगा। 18 समूह में से प्रथम 2 समूह है ना, उनका नाम है, एस ब्लॉक में आते हैं। प्रथम 2 समूह क्षार धातु पहला है, दूसरा ग्रुप है क्षार मृदा धातु। अब ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत, एस के बाद पी की बात कर रहा हूँ। अब 1 2 पी में सीधे 3 मत कर लेना, पी का स्टार्ट होता 13 से। अब बीच में जो 3 से 12 तक है ना वो डी ब्लॉक में आएंगे। संक्रमण धातु जैसे आप बोलते हो डी ब्लॉक के एलिमेंट को, 3 से 12 तक है। 13 से 18 तक पी ब्लॉक में है। तो 18 ग्रुप तो ये पूरे हो गए। आप कहेंगे एफ ब्लॉक में कौन है, एफ ब्लॉक में है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, वो अलग एलिमेंट है।
तो यहाँ आप देखेंगे 13 से 18 में पी ब्लॉक के एलिमेंट में लास्ट में 17वां ग्रुप हेलोजेंस का है, 18वां ग्रुप नोबल गैसेज का है, और भी ग्रुप का नाम नीचे मैं बताता हूँ। और डी ब्लॉक को जो आप संक्रमण धातुएं बोलते हो ना, पी ब्लॉक में ज़्यादातर आपके अधातुएं हैं, नॉन मेटल है, ठीक है। जो आवर्त सारणी की सबसे राइट साइड में नॉन मेटल है, और डी ब्लॉक में धातुएं ज़्यादा हैं, ट्रांजिशन मेटल आप बोलते हो, संक्रमण धातुएं हैं जो बीच में आपका रहता है। एफ ब्लॉक में दो यहाँ पर सीरीज है, एक लेंथेनॉइड एक एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड तत्व की बात करें, दो श्रृंखला आती है। अब आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको आवर्त सारणी की तरफ ले चलता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे। ये टोटल 18 ग्रुप आप देख पा रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एक बात बताऊं, काफ़ी बार एग्जाम में ये 1A 2A इनसे सवाल पूछा जाता है। पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो ये 1A है, 1A, दूसरे को 2A, तीसरे को 3A, 4A, 5A, 6A, 7A। अब 7A के बाद ये 8वां, 9वां, 10वां, ये पूरा 8वां ग्रुप। उसके बाद 11वां ग्रुप 1B, 12वां 2B, फिर 13वां 3B, 14वां 4B, 15वां 5B, 16वां 6B, 17वां 7B, और फिर ये जीरो वाला आकर ये जीरो वाला हो जाएगा। तो ये 18वां ग्रुप है। या फिर आपको विशेषकर यही याद रखना है 1 2 3 4 5। यहाँ से अभी मैंने आपको बताया ना, ये एस ब्लॉक में दोनों ग्रुप आते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। अभी हाइड्रोजन बीच में, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, प्रथम में रखा या हाइड्रोजन के स्थान पर रखे, तो ये बीच में रख दिया। अब ये दोनों ही एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और ये आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये पूरा पी ब्लॉक है, 13 14 15 16 17 18। और बीच में आप देख पा रहे हो 3 4 5, 3 से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक आती है, जो संक्रमण धातुएं आप बोलते हो। ये लगभग सारी अधातुएं, और बीच में ये इस टाइप से टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये उपधातुओं की, मेटलॉइड्स की है। आप कहेंगे एफ ब्लॉक, ये नीचे आपका एफ ब्लॉक है, जो कि अंत संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक में दो सीरीज यहाँ से स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक। आप देखेंगे 57 के बाद जैसे यहाँ पर 39 40 41 आवर्त में इस टाइप से एलिमेंट चल रहे हैं। ये वाला आपके ग्रुप है, तो ये वाला आवर्त है। आप देख पा रहे हो पहला आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है, दो एलिमेंट है। प्रथम आवर्त है ना, ये पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम। ये दूसरा आवर्त में आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये आपके दूसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त में, अब पहले आवर्त में आप देखेंगे दो एलिमेंट, दूसरे में कितने, 1 2 और 6 ये। तो आप कहेंगे दूसरे में 8 एलिमेंट, पहले में 2 एलिमेंट, तीसरे में कितने 1 2, इसमें भी 8 है, तो तीसरे में भी 8 है, तो 2 8 8। और उसके बाद आप देखेंगे चौथे में, ये आप काउंट करना 18 होते हैं, चौथे में 18, और पांचवें में भी आप काउंट करेंगे तो 18 हो जाएंगे। अब छठे की बात करें, अब छठे में 18 तो ये आ गए सारे, और बीच में ये भी है ना 58 वाले, ये सभी ऐड करेंगे तो 32। सातवें में भी 18 ये, और फिर ये भी 32। टोटल यहाँ पर छठे में 32 और सातवें में भी 32। तो 2 8 8 18 18 32 32। तो ये 7 आवर्त में नंबर ऑफ एलिमेंट से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज की शुरुआत। अब लेंथेनॉइड्स आप देखेंगे 57वां एलिमेंट है ना, यहाँ से शुरुआत होती है लेंथेनॉइड की और जाती है 71 तक। एक्टिनॉइड की 89th एलिमेंट से शुरुआत होती है और जाती है एक्टिनॉइड आपके 103 तक। तो ये याद रखना है, लेंथेनॉइड एलिमेंट में आपके 57 में पहला एलिमेंट है लेंथेनम, अंतिम तत्व है लूटेटियम। लेंथेनॉइड को लूट लिया भाई लास्ट में 71वें ने, तो 57 71 याद जरूर रखना, 57 71 57 71। तो इनको आप काउंट करेंगे ना, 15 ही लेंथेनॉइड और 15 ही एक्टिनॉइड एलिमेंट है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में एक्टिनियम से शुरुआत, लॉरेंसियम से खत्म, लेंथेनम से शुरुआत, लूटेटियम से खत्म, यानी 57 से 71, 89 से 103 है। तो ये एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्तफलन होते हैं, परमाणु संख्या के आधार पर है, ठीक है। अब वर्गों के कुछ विशेष नाम रखे गए हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, इंपॉर्टेंट है। पहले वर्ग के तत्व को क्षार धातु कहते हैं, दूसरे वर्ग के तत्व को क्षार मृदा धातु कहते हैं, और 11वां समूह है तत्व है वो है, क्यों आगे आऊँ, CuAgAu, ये सिक्का धातुएं हैं। ये देखें ना आप, 11वां ग्रुप CuAgAu, ये सिक्का धातु, इनको कॉइन मेटल बोलते हैं। समूह 15 है, 15वां समूह इसे बोलते हैं निक्टोजन्स। 16वां समूह कैल्कोजन कह दो, चैल्कोजन कह दो, चाल्कोजन 16वां, निक्टोजन 15वां, 15वां निक्टो
16वां चेल्को, 17वां हेलोजन्स, 18वां उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, जीरो ग्रुप जो आप बोलते हो वो 18वां। तो इनके उपनाम आपको याद रखने जरूरी है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति आपको बताई। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोशों में किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो विभिन्न कोशों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम किसी आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n² सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। ये सेम चीज अपने परमाणु की संरचना अध्याय 4 क्लास 9th में पढ़ रखी है, जिसमें के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश के बारे में आपने बात की है। के, एल, एम, एन, ये सभी कोशेस की बात करें, जैसे अपन आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं ना, प्रथम आवर्त है तो उसमें के कोश है। क्या कोश है? के कोश है। दूसरी आवर्त सारणी आपकी दूसरा आवर्त है, ये आवर्त है, दूसरा आवर्त है तो इसमें एल कोश भी आ गया। जैसे अपना तत्वों को भरते हैं ना, आपका बीच में नाभिक आ जाएगा, ये पहला कोश, ठीक है, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। इसीलिए तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं ना, परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि शुरुआत में के कोश है, फिर एल कोश में इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम कोश में आएंगे, एन कोश में आएंगे, तो धीरे धीरे आप नीचे जाएंगे, दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त में जाएंगे, सीधा स्विच करेंगे तो परमाणु का आकार, कोश की संख्या बढ़ेगी। तो पहले एक कोश था, अब दूसरा कोश है, तो परमाणु इतना बड़ा हो गया ना, तो कोश ऊपर से नीचे आएंगे ना, परमाणु का आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोशों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ कोश भी बढ़ रहे हैं। तो के कोश के बाद आपका एल कोश आ गया, एम कोश, एन कोश, इसी प्रकार के 4 कोश हो जाएंगे, 5 कोश है, इसमें 6 कोश है, इसमें 7 कोश हो जाएंगे। जितने आवर्त है उतने ही कोश है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2n² फॉर्मूले से निकलते हैं। के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। के कोश में प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोशों की संख्या समान होगी। जैसे अपन ने के कोश की बात करी, तो एक आवर्त में सभी एलिमेंट है ना, उन सभी में कोश तो फिक्स होंगे। एक कोश है तो के ही रहेगा, कोशों की संख्या फिक्स रहेगी। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सभी तत्वों में कोशों की संख्या क्या है? समान है। ये जो आप एलिमेंट की बात कर रहे हो दूसरे आवर्त की है। दूसरे आवर्त में 2 ही कोश हैं, उन 2 ही कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं आपकी। क्यों? जैसे दूसरे कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट किस में? नियॉन में। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 आपका परमाणु क्रमांक, उदासीन है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोश में के कोश होता है ना, ये आपका नाभिक है, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये एल में भी 8 आ गए अधिकतम, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 कोश है तो 10 इलेक्ट्रॉन तक काम चल जाएगा। इसी प्रकार और तीसरा कोश आया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 और आ जाएंगे, तो 18। तो 18 किसका? ऑर्गन। तो ये आप देखेंगे तीसरे आवर्त में ऑर्गन तक काम हो रहा है। तो आवर्त और वर्ग में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। आवर्त में जाएंगे तो एक आवर्त में कोशों की संख्या समान है, और एक ग्रुप में आप जाएंगे ना सभी ऊपर से नीचे, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है, यानी बाह्यतम कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान है। जैसे कि अपन बात करते हैं हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहला ही ग्रुप है, ठीक है। अब लिथियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है ना, पहले कोश में 2 और अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार लिथियम के नीचे कौन है? हल्ली ना, सोडियम है, ठीक है, Na है। लिथियम के नीचे Na है। तो सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने? 11 परमाणु क्रमांक है ना, तो ये 1 है बाह्यतम कोश में। पोटेशियम के भी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वही तो उनकी संयोजकता है। 1 इलेक्ट्रॉन है वो त्याग देगा, डायरेक्टली धनायन बना देगा। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स एक समूह में फिक्स रहेंगे। जितने एक आवर्त में जिस प्रकार कोशों की संख्या समान है, इसी प्रकार संयोजकता एक समूह में समान रहेगी जितने भी एलिमेंट आते हैं। और समूह में नीचे जाने पर आपको बताया कोशों की संख्या बढ़ती है। और यहाँ पर ये भी आपको बता दिया है, प्रथम आवर्त में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, फिर छठा सातवां 32। ये चीज़ से सवाल आते हैं, आपको बता दिया। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है, ये सभी कुछ पॉइंट देखते हैं। संयोजकता, बाह्यतम कक्ष को पूरा करने के लिए किसी तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन देने की हो या लेने की हो, साझा करने की हो, तो जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है वही उसकी संयोजकता है। यानी बाह्यतम कोश में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 उसकी संयोजकता, 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो 3 है, 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो 4 संयोजकता। और बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो 5 संयोजकता नहीं है, फिर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ताकत रखेगा। 1 2 3 तक तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो कहेगा 5 को छोड़ूं क्या, मैं 3 को ले लूँ ना, और तो 3 इसकी संयोजकता हो जाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन जिसके बाह्यतम कोश में है ऑक्सीजन वगैरह में, तो 2 उसकी संयोजकता, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो। और जिसके हैलोजन में आपके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और 18वां जो ग्रुप है आपका अक्रिय
नोबल गैस है, उसके बाह्यतम कोश भरा हुआ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता 0 है। तो ये चीज़ है संयोजकता की। परमाणु साइज की बात करें तो बहुत छोटा होता है परमाणु का आकार। एक स्वतंत्र परमाणु की साइज है वो, इससे पहले अपन ने परमाणु और अणु का चैप्टर पढ़ा ना, उसमें मैंने परमाणु की साइज बताई थी, यानी परमाणु का जो डायमीटर होता है ना वो एक एंगस्ट्रम के इक्वल होता है। एक एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10 मीटर है। ये अपन ने डायमीटर के बारे में बात की है। अब यहाँ पर अपन परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो उसको पिकोमीटर में मापा जाता है। 1 पिकोमीटर यानी 10⁻12 मीटर है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है। तो परमाणु की त्रिज्या यहाँ पर नीचे अपन बता देते हैं, परमाणु की साइज यहाँ से पता चलती है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है इन परमाणु की त्रिज्या। लिथियम की त्रिज्या होती है पिकोमीटर, मैंने बताया 10⁻12 मीटर। लिथियम की 152 पिकोमीटर होती है। बेरिलियम की 111 पिकोमीटर है। ये आप क्या कर रहे हो, आवर्त दो की बात कर रहे हो। आवर्त दो की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, देखिए यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या छोटी होती जा रही है। 152 पिकोमीटर थी, फिर बेरिलियम में 111 आ गई, बोरॉन में 88 आ गई, कार्बन में 77 है, नाइट्रोजन में 74 है, ऑक्सीजन तक जाए तो 66 हो गई। तो परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे आवर्त में इस टाइप आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो कम हो रही है, मतलब परमाणु का आकार छोटा होता जा रहा है। तो एक आवर्त में परमाणु का आकार लेफ्ट टू राइट जाने पर छोटा होगा, क्योंकि ये आपकी परमाणु में मैंने आपको बताया एक आवर्त में कोश फिक्स रहेंगे, कोशों की संख्या समान है। लेकिन आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट क्यों जा रहे हो, क्योंकि वहां पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना। अब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अब आकर्षण ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, प्लस और माइनस दोनों बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया ना, प्रभावी नाभिक के आवेश जैसे बोलते हो। आकर्षण ज़्यादा हुआ तो परमाणु छोटा होता जाएगा। जितना ज़्यादा कसेगा, अपने आप में कसकर बांध के रखेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, तो परमाणु धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, क्योंकि आकर्षण बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। कोष तो सेम है, एक ही कोष में सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये एक ही कोष में सारे इलेक्ट्रॉन यदि आते जाएंगे, शुरुआत में जैसे ये आपका दूसरा आवर्त है तो 2 कोष हो जाएंगे, के और एल कोष। एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, पहले 2 थे, 3, 4, इस प्रकार 8 हुए हैं। तो कोष तो यही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, साथ साथ इसके ऊपर प्रोटॉन का भी चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा मतलब एक प्रोटॉन भी बढ़ा है। अमूमन यही होता है उदासीन परमाणु में, उदासीन तत्वों में। तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये सिकुड़ेगा, आकार छोटा होता जाएगा। ठीक है। यदि अपन नीचे दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त में आए ना, तो एक कोष बढ़ गया। अब कोष बढ़ गया, चाहे अब इलेक्ट्रॉन कितने ही क्यों ना बढ़े हो, आप कहेंगे दूसरे से तीसरे पर आने पर इलेक्ट्रॉन तो बहुत बढ़ जाते हैं। जो एक ही समूह की बात करें, समूह जैसे एक में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे कौन है, लिथियम है, फिर सोडियम है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। तो कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। उसके बावजूद आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर तो परमाणु क्रमांक घटता, लेकिन सोडियम में बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर एक कोष बढ़ गया ना। कोष बढ़ा तो एक तरीके से परमाणु की साइज बढ़ गई। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब धात्विक गुणधर्म देखते हैं, ये सभी प्रॉपर्टी से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। धात्विक गुणधर्म, धातुएं आवर्त सारणी में बाएं और स्थित होती है। बाएं यानी लेफ्ट साइड। आवर्त सारणी में जितने भी मेटल्स हैं वो लेफ्ट साइड है, और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कौन सा, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, और राइट साइड में आपका पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो लगभग अधातुएं हैं, और लेफ्ट साइड में है वो आपकी धातुएं हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होते हैं, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड में धातु बता रहा हूं और आप बाएं से दाएं जा रहे हो, धातु तो कम होगी। यहाँ पर तो अधातुएं आ रही, तो धातु तो कम ही हो रही है ना, धात्विक गुण कम होते हैं। इसके पीछे वजह भी बताता हूँ। धातुओं की अमूमन क्या प्रवृत्ति रहती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, धातु धनायन बनाएगी। लेकिन 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 धातुएं कब, धात्विक गुण कब अच्छे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दे और धातु धनायन बना दे। आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो होगा क्या, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे, परमाणु का एक तरीके से आकर्षण बल बढ़ेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल बढ़ेगा। उस केस में इलेक्ट्रॉन को त्यागना मुश्किल होगा ना। धातु के लिए क्या है, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना दे वो धातु में सबसे अच्छा गुण माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और एक तरीके से अट्रैक्शन फोर्स इनके मध्य, प्रभावी नाभिक के आवेश ज्यादा हो रहा है। प्रभावी नाभिक के आवेश ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को त्यागना मुश्किल हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना मुश्किल हो रहा है, मतलब धातु के लिए तो कठिन हो जाएगा काम इलेक्ट्रॉन को त्यागना। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहती तो फिर धात्विक गुण बढ़ेंगे क्या, उस साइड नहीं बढ़ेंगे, उस केस में धात्विक गुण घटेंगे। तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो धात्विक गुण घटेंगे, क्योंकि पी ब्लॉक में तो आप सारी धातुएं देखते हो ना यहाँ से। तो यही चीज है। तो इलेक्ट्रॉन
जो धातुएं होती हैं ना, अमूमन उनके बाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनको वो त्यागना पसंद करेगी। 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो धातु कहेगी मेरे को तो त्याग दो, और इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तभी तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा ना, स्थायित्व तो आ जाएगा, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। अब 4 से ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो कहेगा 3 इलेक्ट्रॉन और ले लो। वो चीज़ें अधातुएं करती है। अधातुएं के बाह्यतम कोश में लगभग 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो कहेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन और दे दो हमको। और अधातु का यही गुणधर्म है, इलेक्ट्रॉन को लेना यानी ऋणायन बनाएगी, और धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी। त्यागेगी कम, जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो धातु में यही गुणधर्म होता है। बाह्यतम कोश है, स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, और त्यागेगी तो वो धनायन बनाने वाली। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम के 2 8 1 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु क्रमांक 11 है। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक को क्या करेगी, त्यागेगी ना। इलेक्ट्रॉन गया यानी नेगेटिव चार्ज गया तो पॉजिटिव आ गया ना, यहाँ पर एक प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर धनायन बना देगा। ये सोडियम आयन बन गया। तो सोडियम आयन यहाँ से बन गया है जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है सोडियम ने। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई सोडियम और सोडियम आयन, इन दोनों में से किसकी त्रिज्या या फिर कौन सा परमाणु की साइज बड़ी है? सोडियम का परमाणु साइज बड़ा है या फिर सोडियम आयन का? आप दिमाग लगाइएगा, इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तब तक आप सोचिएगा, और बीच में मैं बता दूंगा, सवाल आएगा तब आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी किसका बड़ा है। आगे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में सवाल भी है। बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये त्यागेगा तो 2 प्लस आयन आ जाएंगे, हैं 2 धनायन आ जाएंगे। तो धातु इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती है, इसलिए विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। और ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आएंगे धातु गुण बढ़ेंगे। इसके पीछे क्या वजह है? अब ऊपर से नीचे आप आ रहे हो, कोशों की संख्या बढ़ रही है, कोशों की संख्या बढ़ रही है। जैसे ये आपका नाभिक है, ठीक है, ये आपका प्रोटॉन है। अब यहाँ पर आपके कोष बढ़ते जा रहे हैं। अब कोषों में कौन आता है? कोषों में तो इलेक्ट्रॉन आता है ना। अब कोष बढ़ेंगे तो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य दूरी बढ़ेगी, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं त्याग देंगे आप? आकर्षण बल घट जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन आराम से त्यागेगा, वो आराम से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे कोष बढ़ते जाएंगे, कोष बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना आराम से आप त्याग पाएंगे। तो जितना नीचे आप आएंगे उतना ही आराम से आप इलेक्ट्रॉन त्याग पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना ही तो धातु का गुण होता है, बहुत अच्छा गुण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा तो धातु बहुत अच्छा गुण है। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं बाह्यतम कोश के, ये धात्विक गुण है। और इसके विपरीत रिवर्स वाइस वर्षा है अधात्विक गुणधर्म। अधात्विक गुणधर्म यानी इलेक्ट्रॉन की दोस्ती करनी, धातु इलेक्ट्रॉन से नफरत करती है। अधातुएं हैं भाई, आगे आया गया तो ये करेंगे अभी धातुओं इलेक्ट्रॉन से दोस्ती। अधातु विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन खुद ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है अधातुएं। आवर्त सारणी में राइट साइड में आपको अधातुएं, पी ब्लॉक में अधातुएं देखने को मिलती है। जो गैसेज है वो सभी अधातुएं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे अधात्विक गुण क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना। आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी एक तरीके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। तो प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ गया ना, अट्रैक्शन फोर्स। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अधातुएं चाहती कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रहे, मैं उनको नहीं त्यागना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉन कब ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे? इलेक्ट्रॉन की बंधुता कब अच्छी होगी? जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वहाँ पर एक प्रभावी नाभिक के आवेश हैं, जो आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ ज़्यादा जुड़े रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जुड़े रहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही कोश में आप स्थित हो, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, तो एक तरीके से परमाणु आकार घटेगा और यहाँ पर अधात्विक गुणधर्म बढ़ेगा। तो राइट साइड में सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट अधातु हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर अधात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो आप कहेंगे कोशों की संख्या बढ़ रही है। ऊपर से नीचे आप मूव करेंगे तो यहाँ पर कोशों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश का इजीली से त्यागा जा सकता है, ना कि ग्रहण होगा। क्योंकि यहाँ पर कितना कठिन होगा आकर्षण करना। नया इलेक्ट्रॉन आएगा, उनमें मध्य इतना आकर्षण हो पाएगा क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य या नाभिक या इलेक्ट्रॉन के मध्य नहीं हो पाएगा ना। नहीं आकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती नहीं होगी, तो वो अधातु कैसे होगी? अधातु तो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करना चाहती है। और अब बीच में मध्य में उपधातु या अर्धधातु पाई जाती है, जो कुछ गुण धातु के रखती है, कुछ अधातु के रखती है। बीच के गुणधर्म होते हैं उपधातु के, आप बोलते हो अर्धधातु। धातु ऑक्साइड, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। धातु ऑक्साइड क्षारीय और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है। जितने भी अधातु के ऑक्साइड आप देखते हो, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार रहते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? सल्फर नाइट्रोजन अधातुएं तो है। तो अधातु के ऑक्साइड क्या है? अम्लीय है। और जितने भी धातु के ऑक्साइड आप देखेंगे, सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब अपन और गुणधर्म की तो बात कर रहे हैं, अब दोस्ती की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का काफ़ी सवाल पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें, सरल भाषा में देख लें। इलेक्ट्रॉन बंधुता उस ऊर्जा की मात्रा है जो किसी परमाणु द्वारा एक नया इलेक्ट्रॉन लेने पर निकलती है। परमाणु, ये आपका एक परमाणु है, प्रोटॉन है, इस पर ये कोई इलेक्ट्रॉन यदि लेगा, ग्रहण करेगा, धातु अमूमन अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉन जब लेगा
तो लेने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा कहेगी मैं तो निकलूंगी इलेक्ट्रॉन लूंगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए जैसे प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल में बंधा हुआ है, उसको छोड़ना, इलेक्ट्रॉन को हटाना यहाँ से, तो आपको एनर्जी चाहिएगी, मुक्त थोड़ी होगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो चीज़ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आप देखते हो, विद्युत ऋणात्मकता में देखते हो। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बंधुता है नहीं, बंधुता नहीं, दोस्ती हो रही है इलेक्ट्रॉन से भाई, ज़्यादा आप एफिनिटी हो रही है, प्रेम हो रहा है इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन नया आ रहा है ना, तभी एफिनिटी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन नया आएगा तो ऊर्जा फ्री होगी। अब जितनी ज़्यादा ऊर्जा फ्री होगी, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल ज़्यादा होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य, उतना ही तो वो बंधुता ज़्यादा हो पाएगी, उतनी ही दोस्ती इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो पाएगी। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जितना ज़्यादा आकर्षण बल, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। तो आप कहेंगे मेरे तो दिमाग में आ गया, मैं यदि आवर्त में लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ, वहाँ पर क्या होता है, कोष तो एक ही रहता है, फिक्स कोष रहता है, उसी कोष में इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं। अब इसी कोष में इलेक्ट्रॉन आएंगे और प्रोटॉन का भी चार्ज बढ़ेगा, तो इनके मध्य प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती बढ़ रही है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से दोस्ती बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता कब बढ़ रही है, जब परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। यही चीज़ आपको समझानी थी। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब एक नया इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए कितनी एनर्जी आप फ्री कर रहे हो वहाँ पर। तो मूल कारण आपको बता दिया, अधातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। अधातुओं की उच्च क्यों होती है? अधातुओं की प्रकृति यही होती है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करना, इलेक्ट्रॉन नया इलेक्ट्रॉन आना। तो बाएं से दाएं आप जाएंगे आवर्त सारणी में तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, अधातुएं आती है बाएं से दाएं में, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कोष में ज़्यादा आएंगे तो आकर्षण तो बढ़ता ही है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता तो कम होगी। ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी। बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन से इतना आकर्षण बल से नहीं जुड़ा रहेगा नाभिक से, सो वहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। ये चीज क्लियर हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की कोई दिक्कत नहीं है। आयनन ऊर्जा जस्ट वाइस वर्सा ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयन यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन ऊर्जा की बात करें तो आयनन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। जितना ज्यादा आकर्षण होगा आयनन ऊर्जा उतनी ही ज्यादा लगेगी। तो आयनन ऊर्जा में क्या है, इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ रहा है, और आपने अभी देखा इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर तो एनर्जी फ्री होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता गुणधर्म में तो सेम है, बाएं से दाएं जाने पर दोनों में ही बढ़ता ही है, ऊपर से नीचे जाने पर दोनों में ही घटती है। आयनन ऊर्जा भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। कारण क्यों है? आयनन ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन त्यागने में कितनी आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। अब आप बाएं से दाएं जा रहे हो, यानी एक ही कोष में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इनके मध्य आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा नाभिक से? आकर्षण ज़्यादा होगा, बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो उस चीज़ को हटाना, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कम ताकत की जरूरत रहेगी, ज़्यादा ताकत की, ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत रहेगी। ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत रहेगी मतलब आयनन ऊर्जा ज़्यादा आवश्यक है यहाँ पर। आयनन ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन को हटाना, इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ऊर्जा ज़्यादा आवश्यक रहेगी बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं एक ही कोष में। सो यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर आपकी आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन हटाने की प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन हटने पर एक धनायन पॉजिटिव आयन बनता है आयनन ऊर्जा में। आयनन ऊर्जा परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल पर डिपेंड करती है। और अधातु के आयनन ऊर्जा आमतौर पर अधिक होती है, क्योंकि अधातुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब वहाँ पर एक तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण ज़्यादा है। सो अधातु से इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत मुश्किल काम है, तो ज़्यादा आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही तो आपकी आयनन ऊर्जा है। आवर्त सारणी में सेम चीज़ रहती है जो आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की देखी है। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो ये देखिएगा बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितना दूर है, आसानी से हट जाएगा ना, ज़्यादा एनर्जी की थोड़ी जरूरत रहेगी। तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा कम होती है। लेकिन कुछ अपवाद भी है आयनन ऊर्जा में भी। बेरिलियम की आयनीकरण ऊर्जा बोरॉन की तुलना में अधिक होती है। अमूमन बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, ये आप चीज़ पता है? नहीं पता तो यहाँ देख लीजिएगा। बेरिलियम, ये आवर्त दोनों का सेम है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन बेरिलियम की आयनन यहाँ से तो बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा है। बेरिलियम की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण है। यहाँ पर आप देखेंगे ना बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही, वो एस कोष में है, ठीक है। वैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एस कोष में यहाँ पर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2। इसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 तो एस में है, 1 पी में। तो ये ज़्यादा स्थित्व है, स्थित्व वाले में इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए बेरिलियम की जो आयनीकरण ऊर्जा वो बोरॉन की तुलना में ज़्यादा है। कारण आपको बता दिया है, इसमें 2s उपकोष भरा है। बेरिलियम एक स्थिर पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2, इसलिए इसमें पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
अब मैक्सिमम गुणधर्म मैंने आपको बता दिए, धात्विक का कैसे बढ़ता है, अधात्विक कैसे बढ़ता है, आयनन ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, परमाणु का साइज क्या है, इसको एक साथ समराइज यहाँ पर किया गया है एक टेबुलर फॉर्मेट में। परमाणु की त्रिज्या लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे, ये सबसे पहले वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, परमाणु की त्रिज्या ऊपर से नीचे जाएंगे, कोषों की संख्या बढ़ती है सो परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी ऊपर से नीचे जाने पर। और लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे, परमाणु का आकार घटेगा क्योंकि कोष एक ही है, इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का आकार घटेगा। धात्विक गुणधर्म का मतलब है इलेक्ट्रॉन को हटाना, इलेक्ट्रॉन को हटाना, पॉजिटिव चार्ज आना। इलेक्ट्रॉन कब आसानी से हटेंगे, यानी जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन हटेगा उसमें उतना ही ज़्यादा धात्विक गुण है। इलेक्ट्रॉन तभी आसानी से हटेगा जब प्रोटॉन से उसका आकर्षण कम होगा। तो कोषों की संख्या बढ़ेगी ऊपर से नीचे आने पर, तो इलेक्ट्रॉन तो बाह्यतम कोष में चला जाएगा, तो पी और ई के मध्य आकर्षण कम होगा, आसानी से हट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आसानी से हटना ही उसका धात्विक गुण का आना है, तो ये चीज़ वर्ग में जाने पर बढ़ेगी। और आवर्त में देखेंगे इलेक्ट्रॉन इतने आसानी से नहीं हट पाएंगे क्योंकि उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, आप प्रभावी नाभिक आवेश ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं हटेगा, धातु कैसे बन जाएगी, इसलिए तो राइट साइड में अधातु रहती है। अधात्विक गुणधर्म सेम उल्टा होता है धात्विक गुणधर्म का। अधात्विक का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन अच्छे से जुड़ पाएंगे, प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ेगा, परमाणु का आकार घटेगा, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधात्विक गुणधर्म बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ऊपर से नीचे आएंगे, अधात्विक गुण आपका कम होगा। अधात्विक यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अब कोषों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन कैसे आकर्षित हो पाएगा क्योंकि इसकी दूरी बढ़ रही है नाभिक के साथ में। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो सामान्यतः कम होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सेम मतलब है जो आपने देखा है अधात्विक गुण का। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए कितनी एनर्जी आप मुक्त कर रहे हो, कितनी एनर्जी फ्री कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कब ज़्यादा होगी, जब कोषों की संख्या कम बड़ी होगी, तभी तो दोस्ती ज़्यादा होगी ना। एक फिक्स कोष में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, उस केस में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का चार्ज भी बढ़ेगा, सो यहाँ पर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, तो इनके मध्य बॉन्डिंग अच्छी होगी, वही तो बॉन्डिंग चाहिए, दोस्ती चाहिए आपको, बंधुता एफिनिटी तो चाहिए आपको, तो वो आपके बढ़ेगी और यहाँ पर कम होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देखेंगे तो लगभग वर्ग में आपको चीज़ बताई हुई है कि एक वर्ग में जाएंगे संयोजकता फिक्स रहेगी, ठीक है। और आवर्त में जाएंगे आप संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है, आवर्त में बढ़ती है, इसलिए शुरुआत में कम संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आप पी ब्लॉक के देख लिया, तो वो फिर धात्विक गुणधर्म दर्शाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटने की प्रवृत्ति रहेगी उसमें। संयोजकता लगभग समान रहती है, आपको बता दिया है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वही है संयोजकता आपकी। विद्युत ऋणात्मकता, अब विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। सेम चीज़ आपने देखा है अधात्विक गुण में। विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आना, नेगेटिव आयन बनना। तो नेगेटिव कब बनेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या घटेगी ना, सॉरी बढ़ेगी ना। कोष बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इतना आकर्षण थोड़ा ही रहेगा, नहीं रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, नहीं जुड़ेगा तो ऋणात्मकता कैसी। और बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो ये सेम चीज़ आपको बता दी है जो इलेक्ट्रॉन बंधुता वाली है। आयनन ऊर्जा आपको लास्ट में बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता वही आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आपको फ्री करना है, इलेक्ट्रॉन फ्री करना है, और ऊपर से नीचे आएंगे कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से फ्री हो जाएगा ना, कम एनर्जी में, कम एनर्जी में फ्री होगा। आयनन ऊर्जा, ऊर्जा की तो मात्रा है, कम एनर्जी में फ्री होगा, तो फिर आयनन ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, घटेगी। और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही तो आपकी आयनन ऊर्जा है, तो वो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें आपके क्लियर है। कुछ अपवाद देख लेते हैं, फिर आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अपवाद की बात करें, घनत्व आमतौर पर समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है नीचे जाने पर, आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो घनत्व बढ़ेगा। हालांकि विसंगतियां मौजूद हैं, जैसे कि लिथियम का घनत्व सोडियम से कम है। ये गलत हो गया, वैसे अपवाद नहीं है, ऊपर से नीचे आने पर तो घनत्व बढ़ता ही है। घनत्व आप टॉप टू बॉटम आएंगे ना, ऊपर से नीचे, उस केस में समूह में घनत्व बढ़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे समूह में लिथियम के नीचे सोडियम है, तो इस अकॉर्डिंग सोडियम की ज़्यादा ही होनी चाहिए, जो जल के करीब रहती है सोडियम की, 0.9 के आसपास, 0.5 के आसपास लिथियम का घनत्व रहता है। नेक्स्ट अपना है हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में पहले समूह में रखा गया, लेकिन ये क्षार धातु जैसे कि लिथियम सोडियम की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो लिथियम सोडियम क्षारीय धातु हैं और प्रथम आवर्त में ग्रुप में रखा गया, तो उसके अकॉर्डिंग उनके व्यवहार होना चाहिए, एक्चुअली करता नहीं है हाइड्रोजन। इसके गुणधर्म क्षार धातु और हाइड्रोजन दोनों से कुछ कुछ मिलते हैं, तो ये दोनों में आता है, तो एक स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब आवर्त सारणी में एक विकिरण संबंध देखने को मिलता है। विकिरण संबंध यानी द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले वर्ग के तत्वों के गुणों में समानता होती है। जो द्वितीय आवर्त ये आपका सेकेंड आवर्त है, और फिर नीचे तृतीय आवर्त है, तो सेकेंड आवर्त का ये मान लेते हैं आपका ग्रुप है, ये चीज है। तो ये सेकेंड आवर्त, ये आवर्त है, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप। तो द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले वर्ग के तत्व,
तृतीय आवर्त का ये वर्ग नहीं, इस वर्ग का तत्व, जैसे ये वाले तत्व, दूसरे और तृतीय आवर्त में ये वाले तत्व, ये आपस में गुणधर्म समानता दर्शाते हैं, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। जहाँ जैसे कि यहाँ पर आपका लिथियम है, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम है, पहले और दूसरे में यही तो है, इन दोनों के गुणधर्मों में समानता है, ये आपका विकर्ण संबंध है, ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बंधुता का एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है। वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी। आपको पता, कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती आसान थोड़ी रहेगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आकर्षित नहीं हो पाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता आमतौर पर घटती है, ये मान्यता है। और लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ रहा है, कोष फिक्स है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, चार्ज बढ़ रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का। सो यहाँ पर हैलोजन समूह के सभी तत्वों में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, क्योंकि हैलोजन समूह में लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में। अब हैलोजन समूह चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन से दोस्ती हो जाए मेरी, तो 8 हो जाए तो बाह्यतम कोष पूरा अस्तित्व आ जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन से दोस्ती होना मतलब उसमें दोस्ती तो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, तो वो चीज़ हैलोजन में देखने को मिलती है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, ये चीज़ जब देखी गई उस अकॉर्डिंग फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होना चाहिए, घटती है ना, उसके नीचे क्लोरीन होना चाहिए, उसके नीचे आपका फिर कल बार आई एनटीजी, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा है, ये एक अपवाद है, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा गया है। इसके पीछे की वजह बताई है, यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अपेक्षाकृत कम होती है, हालांकि ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से, क्योंकि इसका परमाणु आकार छोटा होता है। फ्लोरीन का परमाणु आकार है, क्लोरीन से छोटा ही है ना, क्योंकि क्लोरीन तो नीचे आ गया, एक कोष की संख्या बढ़ गई, इसलिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाना कठिन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण यहाँ पर बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर साइज का होना, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन का फिट बैठना, क्लोरीन में अच्छा काम करता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है। अब ये चीज़ आपके एनसीईआरटी की लगभग फैक्ट क्लियर है। अब कुछ टीटीजी के एक्स्ट्रा में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो। वैज्ञानिकों के नाम पर तत्वों के नाम रखे गए हैं, जैसे ट्यूरियम एलिमेंट है, इसका परमाणु क्रमांक आपको पूछे, आप कहेंगे 96 है। जितने भी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट है जो अभी आपको बताएं ऊपर, उनके परमाणु क्रमांक आप जरूर याद रखिएगा, विशेषकर एक्टिनॉइड के याद रखने, रेडियोधर्मी एलिमेंट है, वहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। क्यूरियम की बात करें, परमाणु संख्या 96 है, मैरी और पीरे क्यूरी के नाम पर है। आइंस्टीनियम, आइंस्टीन है, 99 के IQ है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर। कन्फर्म आपकी चीज़ें हुई तो 100% है कन्फर्म होने पर। फ्रमियम का परमाणु क्रमांक 100 है। मेंडेलियम, मेंडलिप की आवश्यकता नहीं, तो उनके परमाणु क्रमांक है, मेडल लेना है, लेके आए हैं आप। 100% मेहनत हर कोई करता है, मेडल लाने के लिए आपको 101% मेहनत की है, तभी मेडल आया। और मेडल में भी नोबल आ जाए तो 1% और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, 102 आपका परमाणु क्रमांक है नोबेलियम, ये परमाणु क्रमांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉरेंशियम 103 है, आपने देखा लॉरेंशियम जो एक्टिनोइड सीरीज का अंतिम एलिमेंट है, अर्नेस्ट लॉरेंस के नाम पर। रदरफोर्डियम की बात करें, परमाणु क्रमांक 104 है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम पर। तो ये सभी परमाणु क्रमांक आप देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो किसी के नाम पर रखा गया है। इसमें से एक सवाल अभी हाल ही के SSC एग्जाम में पूछा गया था, 2023 के SSC एग्जाम्स में, CHSL में बोरियम का परमाणु क्रमांक पूछ गया था, उसमें जो नील्स बोर के नाम पर रखा गया, उसका परमाणु क्रमांक 107 है। तो यहाँ से अपन कुछ और एक्स्ट्रा तत्व जैसे आवर्त सारणी में देखेंगे ना, तो उस समय तत्वों के अस्थायी नाम दिए गए, जिसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ, जैसे 100 से ज़्यादा एलिमेंट के लगभग अस्थायी नाम देखने को मिलते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 100 के बाद है, बाद में इसका नामकरण हो गया है, लेकिन शुरुआत में नहीं हुआ। उस केस में कैसे अस्थायी नाम दिए गए, जहाँ से एग्जाम में सवाल आ जाता है। अस्थायी नाम हेतु जो यदि तत्वों के नाम में कहीं एक आ जाए, जैसे 101, 100, ये 103, एक को अन कहेंगे, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 0 आ जाए उसमें निल कहेंगे। उदाहरण के तौर पर बात करें, परमाणु क्रमांक जैसे 115 की बात करते हैं, 115, एक को मैंने कहा अन कहेंगे, क्या कहेंगे, ये ऊपर देख सकते हो, एक को अन कहेंगे तो इसके स्थान पर अन यू ले लिया। फिर एक को अन और कहेंगे, यू और ले लिया मैंने। और 5 को पेंट कहेंगे तो पी ले लिया। तो ये प्रथम आपका कैपिटल है, फिर आपका स्मॉल है, ठीक है, UUP ये नाम होगा। 118, एक को अन, दूसरे को भी अन, 8 को ऑक्ट कहेंगे तो ये आपका ओ हो गया। इस टाइप से नाम रखा गया। जैसे आप देखेंगे 115 में अन पेंट, लास्ट में यम लगा रहे, अन पेंटियम, इस टाइप से नामकरण यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो। अन 2 है तो बाइयम, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई, अनन ट्राइयम, ऐसे नामकरण आपके इजीली दिमाग में आ गए होंगे। और बाकी जो चीज़ मैं पहले आपको बोल रहा था ना, आयन बन जाए जब किसी तत्व का, एक ही तत्व है, जैसे एक तत्व आपका सोडियम,
वही तत्व सोडियम है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम है। सोडियम में परमाणु क्रमांक 2, 8, 1 यानी 11 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, उस केस में सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से किसकी साइज बड़ी है, किसकी छोटी है, आगे सवाल भी आएगा। उससे पहले यहाँ पर आपकी स्थिति क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर, इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घट रहा है। इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो साइज भी घटेगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ेगी। ये चीज़ कारण क्या है, जैसे सोडियम में प्रोटॉन की संख्या दोनों में फिक्स है, यहाँ पर चेंजेस इलेक्ट्रॉन में आ रहा है, तो प्रभावी नाभिक क्या इसमें प्रोटॉन भी बढ़ता जाता है। वैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ते हैं उस केस में, तो उसमें आकर्षण बन पाता है। यहाँ पर प्रोटॉन फिक्स आपके हैं, लेकिन जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन से इतना आकर्षित नहीं रह पाएगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे, प्रोटॉन फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य फिर प्रतिकर्षण ज़्यादा हो जाएगा। प्रतिकर्षण हुआ तो कोश में प्रतिकर्षण हुआ तो उसकी साइज बढ़ जाएगी। प्रतिकर्षण का मतलब दूर हटने का प्रयास करेगा, तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन फिक्स रहेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन तो फिक्स है, कम इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा आकर्षण उस इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए कम हो गया, तो कितना ज़्यादा आकर्षण रहेगा बाकी इलेक्ट्रॉन पर, बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा कि नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन्स पर। जब कमी रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की तो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, इतना ज़्यादा आकर्षण होगा तो परमाणु का आकार घट जाएगा। इसलिए आप देखते हो सोडियम आयन का जो परमाणु आकार इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो कम है, परमाणु आकार छोटा है, सोडियम का बड़ा है। तो यही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन कम होने पर परमाणु का आकार घट जाता है। सेम तत्वों की बात कर रहे हैं अपन। इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो एक तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स है तो अच्छी बॉन्डिंग होगी, आकार घटेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन फिक्स है तो प्रतिकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का। बात करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की। जब लगभग कंसेप्ट आपका क्लियर है, अब एग्जाम्पलर की तरफ अपन मूव कर चुके हैं। किसी तत्व तक अष्टक का नियम लागू किस तत्व तक होता है, अष्टक ऑक्टेव रूल्स। ये बात हो रही है एक्चुअली न्यूलैंड के अष्टक की। न्यूलैंड के अष्टक में आपने देखा, न्यूलैंड का अष्टक थोरियम तक 56वें एलिमेंट तक अष्टक, उन्होंने 56 तत्वों की एक तरीके से आवर्त सारणी बनाई थी। लेकिन जो ऑक्टेव रूल लागू हो रहा था ना वो कैल्शियम तक ही लागू हो पा रहा था। तो यहाँ पर अष्टक नियम के अनुसार नीचे व्याख्या कर दी है कि अष्टक नियम के अनुसार कैल्शियम तक ही लागू हो पा रहा था। मेंडलीफ ने अपनी जो आवर्त सारणी दी थी ना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी आवर्त नियम अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित है। मेंडलीफ की एक तरीके से पहली आवर्त सारणी अपन मानते हैं, जिसमें परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, जैसे आप परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। विकल्प सी करेक्ट है, मेंडलीफ ने किया है, ये चीज़ अपन ने ऑलरेडी देख ली है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में बाद में स्थान पाया गया। तो आपने देखा सभी में, एक का एल्यूमिनियम है, एक का एल्यूमिनियम फिर गलने के लिए आपने बोला एल्यूमिनियम गलता है तो वो गैलियम हो गया, ठीक है। आप बोर होते हो तो आप स्केटिंग करते हो, एक का बोरियम, फिर आपने देखा वहाँ पर स्कैंडियम आ गया, और एक का जर्मनी सिलिकन वैली जर्मनी करके आपने किया था, तो एक का सिलिकन में आपका फिर जर्मेनियम आ गया था। तो यहाँ पर देखेंगे किस तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला है, तो एक का सिलिकन के स्थान पर आपका जर्मेनियम आया है, विकल्प ए करेक्ट है, जर्मेनियम। तो ये चीज़ आपको बता रखी है, जर्मेनियम को सिलिकन, एका सिलिकन पर रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को, आधुनिक आवर्त की बात हो रही है, हेनरी मोल्जले ने जो 1913 में दी है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक में थोड़ी व्यवस्थित किया, बढ़ते परमाणु क्रमांक, ये तो गलत है। आपको पूछा कौन कौन से कथन है, ये एक तो गलत हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर, ये भी गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा गया, तो समस्थानिकों को उसी समूह में थोड़ी ही रखा है, समस्थानिकों के लिए कोई अलग स्थान नहीं है, उसी साथ ही है वो। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम, ये केवल 4 वाला सही है, बाकी 1 2 3 2 तीनों ही गलत है। तो विकल्प बी 1 2 3 आर रॉन्ग। जो अपन आइसोटॉप की बात करें उनको अलग अलग ग्रुप में नहीं रखा जाता है, बल्कि ये वे एक ही तत्व के विभिन्न रूप होते हैं, सो एक ही समूह में रखे जाते हैं। तो एक ही तत्व में ही वो रहेंगे, उसी ग्रुप में रहेंगे, अलग अलग ग्रुप में नहीं रहेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं वो 18 होते हैं, और 7 जो पंक्तियां होती हैं इन्हें आप बोलते हो आवर्त, वो 7 आवर्त होते हैं, 18 आपके कॉलम्स होते हैं जिन्हें आप समूह बोलते हो, ठीक है। तो यही बात है सत्य की। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त अपने साथ है। दिए गए तत्वों
ABCDE परमाणु क्रमांक दे रखा है। ए का परमाणु क्रमांक 2, बी का 3, सी का 7, डी का 10, फिर ई का 30 है। में से समान आवर्त से संबंधित तत्व, एक ही आवर्त के तत्व कौन से परमाणु क्रमांक के तत्व एक सेम आवर्त के, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे। अब पहले ही आवर्त में आपका हाइड्रोजन हीलियम आ जाता है, तो ये 2 वाला तो आएगा नहीं, ए वाला तो इसमें होगा नहीं समान आवर्त में किसी के साथ में, क्योंकि ए वाला है ना, इसमें 2 ही एलिमेंट है एक तरीके से, तो ए जिसमें नहीं है, ये भी ए नहीं, ये दोनों अपने आप में गलत हो गए। ई आप बात करते हो 30वां एलिमेंट है जो नीचे चला जाता है। अब 3वां एलिमेंट कौन से आवर्त में आता है आपको पता है? दूसरे आवर्त में आता है। हाइड्रोजन हीलियम दोनों ही पहले आवर्त में आ गए, और तीसरा एलिमेंट जो बात होती है बेरिलियम की, वो आपके दूसरे आवर्त में है। अब दूसरे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 ही तो इलेक्ट्रॉन है दूसरे आवर्त में। यहाँ पर 30वें की बात हो रही है, तो फिर ई थोड़ा ही आएगा, तो BCD ही आएगा आपके दूसरे आवर्त में। BCD जिसमें एक ही कोश है, नंबर ऑफ कोश फिक्स है, 2 कोश है इन सभी एलिमेंट में, इसलिए ये समान आवर्त में रखे जाएंगे। अगला सवाल है यहाँ पर, तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? कौन से एलिमेंट को एक ही ग्रुप में अपन रखेंगे? 9वां, 11वां, 17वां। अब एक ग्रुप में आपको पता है संयोजकता समान होती है तत्वों की, संयोजकता देख लो किसकी संयोजकता समान है। एक ही समूह में कोशों की संख्या समान होती है, सॉरी एक ही आवर्त में कोशों की संख्या समान है, और समूह में संयोजकता वैलेंसी समान है। बाह्यतम कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। 11 में देखो, 11 में बाह्यतम कोश में 2, 8, 1। 17 में देखो, 17 में बाह्यतम कोश में आपका 2, 8, 7। 13 में देखो, ये 13 में बाह्यतम कोश में आपका 2, 8, 8 और 10 3। 9 और 17, 9 किसका है? ए का। 17 किसका है? सी का। AC देख लो भाई, विकल्प सी। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हो। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 वाले तत्वों को आप किस समूह में पाते हो? अब 2 और 8, 8 किसका है? ये ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन किसके? नियॉन के हैं, जो 18वें ग्रुप में आता है, आपको पता है नियॉन है। तो अंतिम अक्रिय गैसों का तो अंतिम कोश भरा हुआ रहता है ना। अक्रिय गैस में आपका हीलियम, नियॉन, ये सभी ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी 18वें ग्रुप के एलिमेंट है। यहाँ से आपका डिटेक्ट हो जाएगा। समूह 18 18वें तत्व है जो परमाणु भरा रहता है उसका कोश पूरा। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है, संबंधित है। जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन रहता है। कार्बन समूह 14 का ही एलिमेंट है। समूह 14 मतलब इसकी संयोजकता 4 है, ठीक है। 13 में संयोजकता 3 है। इस टाइप से संयोजकता भी इनकी रहती है। तो समूह 14 का ही है कार्बन, ठीक है। एक तत्व यहाँ पर कार्बन है जो द्वितीय आवर्त और समूह 14 से संबंधित है। आवर्त 2, आवर्त 2 के तत्वों के लिए 2 आवर्त में, आवर्त 1 में K कोश, आवर्त 2 में L कोश, आवर्त 3 में M कोश, आवर्त 4 में N कोश। ये प्रत्येक आवर्त में एक एक कोश बढ़ रहा है। एक आवर्त में एक कोश फिक्स है। तो आवर्त 2 है, तो 2 में कौन सा? K, L कोश है, उसमें L कोश है। L कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन है और आवर्त 2 में 8 इलेक्ट्रॉन है आपके लिए। तो L कोश यहाँ पर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो वैलेंसी अधिक इसमें से किसकी है? तो अपन ने परमाणु की संरचना वाला जो टॉपिक पढ़ा है उसमें मैंने फॉस्फोरस की वैलेंसी बताई थी। इसकी 3 भी होती है, 5 भी होती है, दोनों करके था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तो चतुर्संयोजी हैं, ये त्रिसंयोजी हैं। तो यहाँ फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 तक जा सकती है। तो सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे फॉस्फोरस में। बाकी इन सभी का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। जैसे सोडियम में 2, 8, 1 है, बाह्यतम कोश में 1 है, एल्यूमिनियम बाह्यतम कोश में 3 है, सिलिकॉन में 4 है, इसमें 5 है। तो फॉस्फोरस की वैलेंसी ये 5 वाली है जो कि सबसे अधिक यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन है OFN, फोन है ना। फोन में आपको एक चीज़ याद होगी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फोन FON, यानी सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की है, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की होती है। ओवरऑल एलिमेंट की बात करते हैं उस केस में। OFN की परमाणु त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? एक्चुअली यहाँ पर इनकी बात हो रही है। N के बाद O आता है, O के बाद F आता है। N आपका 15वां है, O आपका 16वां है, F आपका 17वां ग्रुप है। और लेफ्ट टू राइट आने पर कोस सेम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, परमाणु का आकार घटेगा। तो यहाँ पर N से छोटा O का परमाणु आकार है, O से छोटा F का परमाणु आकार है। तो सबसे छोटा आपका F का, उसके बाद O का और सबसे बड़ा N का। तो परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम, यानी सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो FON, फोन का ही रहेगा यहाँ पर, फोन, विकल्प D करेक्ट है।
निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या है जो सबसे लेफ्ट साइड में एलिमेंट है उसी की होगी। यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम की बात कर लेते हैं तो सोडियम पहले आवर्त का एलिमेंट है, आपको पता है। आप पहले आवर्त देखते हो ना, हल्ली ना की। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही पहले आवर्त के, और पहले आवर्त का परमाणु का आवर्त क्या बोल रहा हूँ, पहले समूह का ही, ठीक है। जो पहला समूह है यहाँ से लेफ्ट साइड में जितने भी परमाणु होंगे ना उनका आकार ज़्यादा होगा राइट साइड की तुलना में। राइट साइड जैसे जैसे धीरे मूव करेंगे परमाणु का आकार घटेगा। मैग्नीशियम आपको पता है सेकेंड समूह का एलिमेंट है। मैग्नीशियम के नीचे होता है कैल्शियम, तो मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम है। तो जो परमाणु का आकार सबसे अधिक पूछा, जो इस साइड रहेगा और इसमें भी कोष जिसका ज़्यादा होगा परमाणु का आकार ज़्यादा होगा। यहाँ पर इन चारों के मध्य कंपटीशन है, इसमें से परमाणु का आकार ज़्यादा किसका? आप कहेंगे इसमें से कोष की बात करें, अब इन दोनों में से ये दोनों का परमाणु आकार ज़्यादा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोष ज़्यादा है। नंबर ऑफ कोष क्यों? आवर्त बढ़ गया ना एक। तो इन दोनों में से परमाणु आकार किसका ज़्यादा? अब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एक ही कक्षा में, एक ही आपके आवर्त में, उस केस में आपको पता है परमाणु आकार घटता है। तो यहाँ पर कैल्शियम का कम हो जाएगा, पोटेशियम का सबसे ज़्यादा इन चारों में से, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन सा खोएगा? जिसमें कोषों की संख्या ज़्यादा होगी, यानी सबसे नीचे होगा। कोष ज़्यादा होगा ना तो इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पर नाभिक है उनसे इतना आकर्षित थोड़ा ही होगा, आसानी से खो देगा, यानी आयनन ऊर्जा उसकी कम होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता उसकी कम होगी, या फिर वो धात्विक गुण ज़्यादा दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से खो पाएगा। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से खो सकता है? इलेक्ट्रॉन आसानी से खोना मतलब कोषों की संख्या ज़्यादा है, जो नीचे जितना एलिमेंट रहेगा ना वो उतना ही आसानी से तत्व खो सकता है। ये 4 एलिमेंट है, इनमें से सबसे नीचे अपन ने कौन सा देखा है? अब जो इस साइड रहेगा ना लेफ्ट साइड में और नीचे, वो आसानी से खोएगा क्योंकि लेफ्ट साइड का परमाणु आकार है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा परमाणु आकार हुआ, इलेक्ट्रॉन से दूरी ज़्यादा होगी। इस केस में भी आपका आंसर यहाँ पर बैठता है नीचे। कौन है? पोटेशियम के करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अपना ये पूरी व्याख्या दी गई है। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? यानी इलेक्ट्रॉन के साथ में बंधन बहुत ज़्यादा, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ज़्यादा, परमाणु का आकार बहुत ज़्यादा कम, यानी कोषों की संख्या बहुत ज़्यादा कम। परमाणु कोष की संख्या कब कम होगी तभी तो परमाणु का आकार कम होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा। इन सभी में आप देखेंगे NFMgAl। तो ये 4 तत्व हैं NaMg, F और फिर एल्यूमिनियम। इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं खोता? NaMgAlF, यानी जिसमें परमाणु का आकार सबसे छोटा होगा, कोष सबसे छोटा होगा। कोष सबसे कम, देखिए आवर्त 2 में कोष, यहाँ पर देखिए 2 कोष ही, इसमें 3 कोष आ गए। तो ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ज़्यादा दर्शाएगा, आसानी से नहीं खो पाएगा। बाकी सभी तीसरे आवर्त के एलिमेंट है, डायरेक्टली आपको दिख रहे हैं। तो ये सेम चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताई गई है। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण हैं? समस्थानिक है, परमाणु क्रमांक समान है, यानी प्रोटॉन की संख्या उसमें समान है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होने के कारण उसमें द्रव्यमान अलग अलग है। एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार समान होते हैं। क्या परमाणु भार समान होंगे समस्थानिक के? स्थान समान होगा, गलत कह रहा है। एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, सही कह रहा है। एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं, समस्थानिकों के तो होते हैं। एक ही तत्व के हैं तभी तो समान होंगे ना भौतिक गुण। एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों चीज मैच करेगी। 2, 3, 4 विकल्प बी करेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। एक तत्व के भौतिक गुणधर्म की बात करें ना, उसमें उसके रंग है, अवस्था है, घनत्व है जिसमें द्रव्यमान वगैरह सारा कुछ आ जाता है। तो द्रव्यमान अलग अलग है ना समस्थानिक में, द्रव्यमान अलग है तो भौतिक गुण अलग हो गए। अब रासायनिक गुणधर्म में अब इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है रासायनिक गुणधर्म ज़्यादातर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समस्थानिक में समान होते हैं, जितने प्रोटॉन है लगभग उतने ही उदासीन के केस में इलेक्ट्रॉन होंगे। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या के कारण परमाणु भार चेंज हो रहा है, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता तो सेम ही रहेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही है, आयनीकरण ऊर्जा भी सेम रहेगी, ऑक्सीकरण अवस्था भी सेम रहेगी, अभिक्रियाशीलता वो रासायनिक गुणधर्म सेम रहेंगे, लेकिन भौतिक गुणधर्म उसका घनत्व है तो द्रव्यमान वगैरह चेंज होने पर बदलाव होगा। तो इसलिए इसमें यहाँ पर जो मैंने भौतिक गुणधर्म समान नहीं होते, ध्यान रखना। आइसोटॉप में समस्थानिक में उसके केमिकल गुणधर्म समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। 2 और 4 करेक्ट है, 2, 4 विकल्प डी है। ध्यान रखना, इस टाइप से सवाल कंफ्यूज करते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो यहाँ पर धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में धात्विक गुण का घटना मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्याग पाना। इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों नहीं त्याग पाएंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से तब नहीं त्याग पाएंगे जब आवर्त में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, कोश सेम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्याग पाएंगे यदि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, कोश सेम है और कोश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग पाएंगे, धात्विक गुण बढ़ेंगे। लेकिन धात्विक गुणों को घटते हुए क्रम में यानी एक तरीके से सबसे अधिक धात्विक गुण से सबसे कम धात्विक गुण की तरफ आपको जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें डिटेक्ट कीजिए एलिमेंट आपको कौन से दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। इसमें आप देखेंगे Cl क्लोरीन दे रखा है जो अधातु है, और कंफर्म कीजिए सभी एक ही आवर्त के हैं, बिल्कुल सभी आवर्त 3 के एलिमेंट है। एक ही आवर्त में कोषों की संख्या समान रहती है, उस केस में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि कोषों की संख्या आप इस साइड वाला एलिमेंट देख रहे हो, उसके कोषों की संख्या नीचे आ रही है यानी आवर्त नीचे वाला है, उस केस में उसमें धात्विक गुणधर्म ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही आवर्त के एलिमेंट है और आपने देखा जी क्लोरीन है ना, वो सबसे राइट साइड में है, क्लोरीन हैलोजन है और क्लोरीन में आप देखेंगे धात्विक गुणधर्म कम है क्योंकि ये अधातु है ना क्लोरीन। तो सबसे कम धात्विक गुणधर्म वाला इस साइड में केवल विकल्प बी में आ रहा है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे धात्विक गुण वहाँ पर घटेंगे, सभी आवर्त 3 के एलिमेंट है। तो ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है क्यों कम ज़्यादा है। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधात्विक गुण यानी धात्विक का उल्टा, अधात्विक का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बॉन्डिंग, वो अधात्विक ज़्यादा है तो लेफ्ट साइड वाले जितने भी एलिमेंट है वो धातु है तो उसका अधात्विक कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए धातु दे रखी है आपको और बाकी सभी ये भी बेरिलियम लिथियम ये समूह 1 2 के एलिमेंट है, समूह 1 2, तो ये सभी धातुएं हैं। तो आपको पूछा अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में यानी अधात्विक सबसे ज़्यादा वाला यहाँ पर लास्ट आएगा और कम वाला पहले आ जाएगा। जैसे लिथियम बेरिलियम है ये कम वाले आपको दिख रहे हैं तो डायरेक्टली आप विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ देखते ही आपका हिट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक का एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। अब मैंने कहा ना जो भी धातु के ऑक्साइड है ना वो आपके क्षारीय हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय हैं। तो ये एक धातु का ऑक्साइड है एल्यूमिनियम तो वो क्षारीय प्रकृति का है और एक का एल्यूमिनियम है तो E2O3 हो जाएगा, E2O3। कारण एल्यूमिनियम की संयोजकता, ऑक्सीजन आ रहा है इसमें, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है +3, O की 2-, ये इस प्रकार रिवर्स होती है जो आपने परमाणु और अणु वाले मैंने आपको बताया। तो एक का एल्यूमिनियम यानी एक ही ग्रुप का है, हालांकि एक का एल्यूमिनियम बाद में कौन सा डिटेक्ट हुआ, गैलियम हुआ था। तो एक का एल्यूमिनियम का नाम एल्यूमिनियम थोड़ा ही है, वो ई है ना, वो तो नीचे का एल्यूमिनियम के नीचे का एलिमेंट है, एक ही समूह का है तो उसकी संयोजकता सेम है +3, तो ई ये ई होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम के स्थान पर ई है तो ई के नीचे 2 आएगा, ओ के नीचे 3 आएगा, E2O3 ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन 3 तत्वों बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये क्या है, ये भाई धातु अधातु दोनों हैं, मतलब ये हैं उपधातु। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। अम्लीय ऑक्साइड मतलब अधातु जितनी भी है वो अम्लीय ऑक्साइड। इनमें से आप चेक करो अधातु कौन सी है, ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम धातु है। और फिर बारह वाला आपको पता है मैग्नीशियम का 12 होता है, मैग्नीशियम भी आपका क्षारीय मृदा धातु है। तो ये दोनों धातुएं तो आपकी क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी। परमाणु क्रमांक 19 वाला एलिमेंट वो पोटेशियम है, पोटेशियम भी आपका क्षारीय धातु है। तो यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट रहा है परमाणु क्रमांक 7 वाला जो कि नाइट्रोजन है, आपको पता अधातु है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी तो आप सीधा ही नाइट्रोजन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी आपको सभी बता दिए कौन सा एलिमेंट कौन सा। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है। अब परमाणु क्रमांक 14 देते ही आपके पास एलिमेंट आ जाना चाहिए कि वो धातु है, अधातु या उपधातु है। 14 वाला एलिमेंट सिलिकॉन, आपको पता होगा सिलिकॉन एक उपधातु है। तो एक तो आपको 1 से लेकर कम से कम 20 तक तो एलिमेंट का पता ही होना चाहिए, ताकि 14 वाला पूछे तो आप सिलिकॉन करके उपधातु कर दो उसको। ठीक है, ये आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन आपका उपधातु है, ये कठोर है, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, सहसंयोजक हैलोइड बनाएगा। सिलिकॉन उपधातु के गुणों के उदाहरण है। एक परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। अब परमाणुविक त्रिज्या आप देखेंगे, देखिए परमाणु त्रिज्या मापना है नाभिक से आपके कोश से दूरी है, ये तो खुद नाभिक ही तो है, ये पूरा नाभिक है।
तो ये नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या थोड़ी है। परमाणु त्रिज्या के लिए या आपको यहाँ तक के तक, जैसे एम तक है तो ये एम तक दूरी जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ से एम तक दूरी, मतलब कोस यहाँ पर सभी दे रखे हैं इन्होंने, के एल एम। तो जैसे ये आर इन्होंने त्रिज्या मान लिया है, तो के कोस तक ये दूरी जा सकती है। बाकी यहाँ पर एम कोस तक भी ये दूरी जा सकती है, और ये यहाँ से नहीं, नाभिक से दूरी मापी जाएगी। यहाँ से देखें तो 2 और 3 वाला आपका सटीक बैठ रहा है, दो दो विकल्प है ना, इसलिए 2 और 3। बाकी ओवरऑल में ये इतना यदि परमाणु है ना, इसकी त्रिज्या यहाँ से एक्चुअली ये तक होगी। ये पूरा परमाणु दे रखा है, कोष कितने भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट कोष तक पूरी त्रिज्या रहेगी। लेकिन एक से ज़्यादा विकल्प दे रखे, इसलिए अपन इसको 2 को भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। परमाणु त्रिज्या एंड तक दूरी है। आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ रही है। कोषों की संख्या बढ़ रही है, धात्विक लक्षण बढ़ेंगे क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ऊपर से नीचे जा रहे कोषों की संख्या बढ़ रही है, संयोजकता नहीं बढ़ेगी। संयोजकता हमेशा ऊपर से नीचे जाने पर समान रहेगी। एक तत्व में कोषों की संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो विकल्प सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार, परमाणु का आकार घटता है। ये चीज़ सभी को पता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बढ़ रही है। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ रहा है, और कोस वही फिक्स है। नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन है। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। धात्विक गुण का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब यहाँ पर ये हुआ कोषों की संख्या एक तरीके से बढ़ रही है। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी, वहाँ पर आपका धात्विक गुणधर्म बढ़ेंगे, या फिर आवर्त में जो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे ना, धात्विक गुणधर्म बढ़ेंगे। इस टाइप से आप आएंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे, धात्विक गुणधर्म घटेंगे क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये ए की आवर्त के एलिमेंट दे दिए, सॉरी ए की ग्रुप के एलिमेंट दिए। बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार। तो ये समूह 2 के एलिमेंट है। कोस ये देखिए, इसका कोस सबसे ज़्यादा है कैल्शियम का, तो इसके धात्विक गुणधर्म सबसे ज़्यादा है। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ तो कम क्रम पूछा है, इससे कम इसका है, इससे कम इससे। तो ये आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल इजीली आप कर पाएंगे। समान गुणों वाले, तो यहाँ पर आपने देखा कि एमसीक्यू के सवाल खत्म होते हुए अब जो सवाल है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय उनको जानते हैं। समान गुणों वाले 3 तत्वों ए बी तथा सी के परमाणु भार क्रमशः आपको एक्स वाई जेड दे रखे हैं। ए का परमाणु भार एक्स है, बी का वाई है, सी का जेड है, लेकिन यहाँ पर समान गुण है। बी का परमाणु भार ए तथा सी के औसत परमाणु भार के लगभग बराबर है। बी का है, ए सी का औसत है, तो डोबेराइनर का ट्राइड से यहाँ पर हो जाएगा। तत्वों के इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसका उदाहरण है लीना कासरबा कलबरी, कासरबा भी है ना एक, कलबरी CLBRI। ये डोबेराइनर का त्रिक है, 1817 में दे दिया था उन्होंने ट्राइड्स। तो ये चीज़ है। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। समान गुण वाले तत्वों को 2 समुच्चय बनाइए। जैसे समान गुण द्रव्य वाले हैं, एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट है। फ्लोरीन क्लोरीन एक ही ग्रुप में आते हैं, हेलोजन में है। सोडियम पोटेशियम क्षारीय धातु हैं, पहला ग्रुप में आते हैं एलिमेंट। इसी टाइप से आप ग्रुप बनाते जाएंगे, तो ये सभी एक ग्रुप वाले आपको बता दिया। उपरोक्त दिए हुआ प्रदर्शन तत्वों के वर्गीकरण के किस नियम से संबंधित है। तो आवर्तक नियम है, ये पीरियोडिक लॉ है एक तरीके से कहेंगे। समान गुणधर्म वाले तत्वों की एक निश्चित अंतराल के बाद आवर्ती हो रही है, तो ये आपका आवर्तक नियम है। तत्वों के निम्नलिखित समूह को क्या डोबेराइनर त्रिक में वर्गीकृत किया। डोबेराइनर का ट्राइड्स है, लीना कासरबा कलबरी, ये तो नहीं है, तीनों में नहीं है ना डोबेराइनर का त्रिक, तो ये नहीं किया वर्गीकरण। और यहाँ पर आप देखेंगे ये BMgCa, इनमें बेरिलियम का 9, Mg का 24, कैल्शियम का 40 है। 9 और 40 का औसत करेंगे 24.5, लगभग मैग्नीशियम के इक्वल है, तो आप मान सकते हो इसको। मैंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तथा कोबाल्ट परमाणु भार को निकल के साथ में रख दिया था। मैंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार नहीं, वो तो न्यूलैंड ने एक साथ रखा था। तो यहाँ पर कोबाल्ट परमाणु भार 58.93 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और को निकल परमाणु भार 58.71 AMU से पहले रखा। पहले कौन सा आना चाहिए, पहले आना चाहिए निकल, और इन्होंने रख दिया पहले कोबाल्ट, क्योंकि परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित की थी ना। इसका कारण दीजिए। इसका कारण ये था कि कोबाल्ट और निकल के गुण समान थे, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान में मामूली अंतर था। रासायनिक गुण, वे दोनों संक्रमण धातु हैं और उनके यौगिकों में समानताएं देखी जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, किसको पहले गलती कर दी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आता है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक अद्वितीय स्थान रखता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। बिल्कुल हाइड्रोजन की दोहरी प्रवृत्ति है, ये आपके क्षार धातु के समान भी है, हैलोजन धातु के समान भी है। मैंडलीव द्वारा पूर्वानुमित एका सिलिकन आपका जर्मेनियम था, सिलिकन जर्मेनी, एका एल्यूमिनियम आपका गैलियम है, और स्कैंडियम था आपका एका बोरॉन। ये 3 चीजें थी। 3 तत्वों A B C के बाह्यतम कोशों में क्रमशः 3 4 2 इलेक्ट्रॉन है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किन समूह से संबंधित है। आपको पता है 13वें ग्रुप में
3 इलेक्ट्रॉन है, 14वें में 4 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 4 है, और सी वाला है ना बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा हो जाएगा। पहले में बाह्यतम कोष में 1 है, दूसरा क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, यदि एक तत्व एक्स समूह 14 में रखा गया है, समूह 14 है कार्बन वाला, उसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? समूह 14 की संयोजकता 4 है, ध्यान रखिएगा, तथा बंधन की प्रकृति, अब संयोजकता 4 है तो 4 क्लोरीन को आकर्षित करेगा। जैसे ये समूह कोई एक्स एलिमेंट है, ये क्लोराइड 4 क्लोराइड हो जाएगा, एक्स का क्लोराइड है, अधातु है तो एक तरीके से क्लोराइड इसका अधातुओं की जो ऑक्साइड है वो कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। लेकिन बंधन की प्रकृति पूछा है तो ये वैलेंसी है, तो ये सहसंयोजक बॉन्डिंग बनाएगा, जो शेयरिंग हो रही है यहाँ पर। एक्स और वाई की त्रिज्या की तुलना कीजिए। एक्स में 12 प्रोटॉन, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है इसी वीडियो में, कि यहाँ पर आप दोबारा बता देता हूँ किसका आकार बड़ा है। एक्स में 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन है, वाई में 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन दोनों में समान है। अब इलेक्ट्रॉन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है ना, प्रोटॉन समान है, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन समान है मतलब परमाणु क्रमांक समान है, एलिमेंट एक ही है, एक ही एलिमेंट है तो उसका कोस तो फिक्स है, कोस फिक्स है और प्रोटॉन फिक्स है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण से इसका आकार, प्रतिकर्षण दूर ले जाएगा, आकार बढ़ जाएगा, एक तरीके से इसका आकार एक्सपेंड हो जाएगा। किसका? एक्स का आकार ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन कम है, ज़्यादा बॉन्डिंग तगड़ी होगी, आकार छोटा होगा, वाई का आकार छोटा है, तो एक्स की त्रिज्या बड़ी है, वाई की त्रिज्या छोटी है, ये चीज़ है। निम्नलिखित तत्वों को परमाणुवीय त्रिज्याओं के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। उस केस में आप देखेंगे ये एक ही आवर्त के एलिमेंट है और आपको देख रहा परमाणु त्रिज्या के बढ़ते, परमाणु आकार घटता है, मैंने ये क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। उस केस में आपको बता रहा है परमाणु त्रिज्याओं के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आपको देखना है तो सबसे पहले कम वाला लिखना पड़ेगा। कम यहाँ पर ये हेलोजन का है, फ्लोरीन का, उसके बाद ये अधातु है, फिर ये दोनों ही धातु है, और ये आपका समूह 1 का है, ये समूह 2 का है, तो समूह 1 वाली जो धातु है ना वो पहले आ जाएगी, सो उसका आकार सबसे ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। सेम चीज़ आप यहाँ पर आप देखेंगे, ये समूह है एक ही ग्रुप में, 17वां ग्रुप है ना, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, और आपको बढ़ते हुए तो देखना है, आपको बढ़ते हुए तो लिखना है। तो क्लोरीन से बढ़ेगा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से आयोडीन का, आयोडीन का एस्टेटीन का, ये सही आपका एक्सप्लेनेशन है। निम्नलिखित तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए, मैं धातुओं को पहचानिए, उनके नाम लिखिए। अब धातु पहचाननी है, 2 8 यानी 8 और 2 10, 10 12, 12 मैग्नीशियम धातु है, ये आपका सोडियम है, ये आपका कितना 8 10 17, 17 आपका हाइड्रोजन में आपका क्लोरीन है, और 2 1 3 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 आपका लिथियम है। नेक्स्ट अपन देखते हैं तत्व ए परमाणु क्रमांक 19, 19 आपका पोटेशियम का है, और बी परमाणु क्रमांक 17 यानी पोटेशियम और क्लोरीन की बात हो रही है, से संयोग किया गया तो बनने वाला उत्पाद का सूत्र लिखिए। अब इसकी संयोजकता से आपका काम होगा। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 यानी पोटेशियम पे आवेश प्लस, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका भी क्या है, एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका भी क्लोरीन का माइनस, तो KCl क्या बन जाएगा दोनों में, KCl पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की उसमें शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि K के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ना, K के पास बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, वो त्यागेगा, और क्लोरीन के पास बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक होगा ग्रहण करेगा तो 8 हो जाएंगे, तो ये काम इसका अष्टक पूर्ण है, इसका भी फिर अष्टक पूर्ण ही एक त्याग देगा, तो ये एक आयनिक बॉन्डिंग हो गई इनके मध्य। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों की बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं। धात्विक गुण कब बढ़ेगा, जब आप समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग पाएंगे, धात्विक गुण बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी एलिमेंट की स्थिति, मैग्नीशियम और कैल्शियम ग्रुप 2 के एलिमेंट है दोनों, लेकिन आवर्त मैग्नीशियम की 3 है, कैल्शियम की आवर्त 4 है। कैल्शियम की एक आवर्त ज़्यादा है, मतलब कोष ज़्यादा है, सो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन का धात्विक गुण ज़्यादा होगा, किससे, मैग्नीशियम से, तो कैल्शियम इससे आगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किसका होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कोषों की संख्या है। कोषों की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें होगी, जिसमें आवर्त सबसे बड़ा है। तो आवर्त सभी में बड़ा से बड़ा आवर्त 4 ही है, बड़ा से बड़ा आवर्त 4 ही है। इन चारों में सबसे अधिक कोषों की संख्या के बाद देखा जाएगा कि सबसे कम समूह किसका है,
इनमें सबसे कम समूह किसका है? आप देखेंगे सबसे कम समूह है 1 का, क्योंकि जो इस साइड ज़्यादा होगा उसका आकार उतना ही परमाणु का बड़ा होगा। तो ये कम समूह 4 में 1 का, फिर 4 में 2 का, हाईएस्ट के, उसके बाद Ca, फिर आप देखेंगे 4 में 3 से पहले ये आपका मैग्नीशियम आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों का देखेंगे तो ये समूह 14 का है, ये समूह 13 का है। समूह 13 वाला है ना, वो 14 से पहले है, उसका आकार बड़ा है समूह 13 का। 14 बाद है और तो वही है, अब आकार छोटा, बड़ा आकार वाला आसानी से त्यागेगा, ये पहले आएगा और जर्मेनियम बाद में जाएगा, ये सही है। अब फटाफट 10 मिनट में बाकी बचे हुए सवाल करते हैं त्वरित रूप से। निम्नलिखित गुणों के आधार पर तत्वों को पहचानिए, उनकी सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। एक तत्व जो मुलायम है तथा सक्रिय धातु है, आपको पता है तत्वों की सक्रियता की श्रेणी, ये एक अलग आपका टॉपिक का चैप्टर का है, लेकिन इसमें इन्होंने डाल दिया है। तो इसकी एक सीरीज चलती है जिसमें पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्शन पोटेशियम करता है। पोटेशियम के बाद उसमें सोडियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, पोषो के पोष पोषो के कैल्शियम आता है, कैल्शियम के में Ag, उसके बाद सिल्वर आती है, सिल्वर नहीं Ag, एल्यूमिनियम, जिंक, ये है एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आपके Ag आयरन Fe, फिर लेड, हाइड्रोजन, ये सीरीज चलती है सक्रियता की। तो इनमें आपको पूछा एक तत्व जो मुलायम है और सक्रिय है, सबसे ज़्यादा सक्रिय पोटेशियम और सोडियम, दोनों ही मुलायम है, आप चाकू से इनको काट सकते हो, पानी में रखना पड़ता है, एक्टिव ज़्यादा है। एक धातु जो चूना पत्थर का महत्वपूर्ण अवयव है, चूना किससे बनता है? कैल्शियम से बनता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट आप देखते हो चूना, वह धातु जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। एक तत्व जो कक्ष कमरे के ताप पर द्रव्यमान में रहता है, धातु अक्सर आपको ठोस में रहता मिलेगा, लेकिन एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्यमान में रहता है, वो पारा है। पारा धातु है, कमरे के तापमान पर द्रव्यमान फॉर्म में रहेगा। तत्वों के गुण नीचे दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा है। एक मुलायम धातु जिसे केरोसिन में संग्रहित किया गया है, आवर्त सारणी में आप इन तत्वों को कहाँ पाएंगे? तो यहाँ पर ये तत्व सोडियम है, ये तत्व पोटेशियम है। सोडियम आपको समूह 1 का एलिमेंट, आवर्त 3 का, पोटेशियम समूह 1 और आवर्त 4 का एलिमेंट है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील, जो एक से अधिक संयोजकता दर्शाता है और जल में संग्रहित किया जाता है। तो फास्फोरस है, समूह 15 का है, इसकी संयोजकता आपकी 3 और 5 दोनों है। संक्रमण धातु परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाती है। एक तत्व जो चतुसंयोजी है, कार्बन की बात हो रही है, चतुसंयोजी कार्बनिक रसायन में काम आता है, समूह 14 का एलिमेंट और 2 का एलिमेंट है। परमाणु क्रमांक 2 वाला तत्व जो एक अक्रिय गैस है, परमाणु क्रमांक 2 हीलियम की है, अक्रिय गैस नोबल गैस में आती है। एक तत्व जिसकी पतली ऑक्साइड परत अन्य तत्वों को एनोडीकरण प्रक्रम के द्वारा संक्षारण प्रतिरोधी बनाती है। यहाँ पर बात हो रही है एनोडीकरण में, तो वो एल्यूमिनियम की परत है। एल्यूमिनियम एक पतली सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाती है। एनोडीकरण में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है जो संक्षारण को रोकती है। तो एनोडीकरण में किसका ऑक्साइड बनता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम की समूह 13 का एलिमेंट है, आवर्त 3 में आता है। एक तत्व आवर्त सारणी के दूसरे समूह और तीसरे आवर्त में स्थित है। अब दूसरे ग्रुप में यानी क्षारीय मृदा धातु है और तीसरे आवर्त में है, तो वो तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो ये मैग्नीशियम है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 12 है, तो 282 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इस ऑक्साइड को, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और इस ऑक्साइड के लिए इलेक्ट्रॉन जो बिंदु स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर है ना, वो देखेंगे। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 रहते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, तो इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी, आयनिक यौगिक बन जाएगा। एक तत्व एक्स परमाणु क्रमांक 17 और दूसरे तत्व वाई परमाणु क्रमांक 20 से अभिक्रिया करके एक द्विसंयोजी हैलाइड बनाता है। आवर्त सारणी में तत्व एक्स और वाई कहाँ स्थित है? इस टाइप से एग्जाम में सवाल आते हैं। एक तत्व एस परमाणु क्रमांक 17 किसका? क्लोरीन का है। परमाणु क्रमांक 20 किसका? कैल्शियम का है। और यहाँ पर एक द्विसंयोजी हैलाइड बनाता है। आवर्त सारणी में तत्व एक्स क्लोरीन कौन से समूह में है? 17वें ग्रुप में है। और कैल्शियम है बेटा मांगे कार दूसरे ग्रुप में है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु है। कैल्शियम आवर्त 4 में, हाइड्रोजन आवर्त 3 में, ध्यान रखना है। एक्स और वाई यानी एक्स कैल्शियम, वाई आपका क्लोरीन, क्या सही बोला ना? हाँ, एक्स आपका क्लोरीन है, वाई कैल्शियम है। ये आपका एक्स और वाई को धातु अधातु उपधातु में वर्गीकृत करेंगे। एक्स आपकी अधातु है, हाइड्रोजन है क्योंकि क्लोरीन है। वाई आपकी धातु है, क्षारीय मृदा धातु। तत्व वाई के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? वाई आपकी धातु है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होती है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपकी अम्लीय, ये भी कैल्शियम धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होगी। और बाकी अधातु की जो ऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगी वो क्षारीय बनेगी। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। तत्वों की पहचान करनी है। परमाणु क्रमांक 10 नियोन का है, 20 आपका कैल्शियम का है, 7 नाइट्रोजन का है, 14 सिलिकॉन का है। आवर्त सारणी में इन तत्वों के किस समूह कौन सा है?
तो इन अलग अलग समूह हैं। नियोन का 18वां ग्रुप है, कैल्शियम का दूसरा समूह है, नाइट्रोजन का आपका 15वां समूह है और सिलिकॉन का 14वां ग्रुप है। आवर्त सारणी में इन तत्वों के आवर्त की पहचान कीजिएगा। आवर्त नियोन का 2 है, कैल्शियम का 4 है और नाइट्रोजन का 2 है, सिलिकॉन का 3 है। प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इजीली निकाल सकते हो। पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8 आ जाएगा। नियोन में 10 है, कैल्शियम का 20 है तो 2 8 10, 10 8 18 और लास्ट में 2 है। तो इस टाइप से 7 है तो 2 और 5 हो जाएगा। सिलिकॉन का आपका पहले में 2, दूसरे में 8, क्योंकि 14 है ना, ये 14 हो जाएगा। इन तत्वों की संयोजकता आप देख सकते हो। बाह्यतम कोष में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक तरीके से पूरा भरा हुआ है, तो 0 संयोजकता नियोन की। इसकी 2 हो जाएगी संयोजकता। नाइट्रोजन की बाह्यतम कोष में आपका 3 इलेक्ट्रॉन और आएगा तो पूरा भर जाएगा, इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। ये संयोजकता आप देख सकते हो। परमाणु क्रमांक 12 वाला तत्व है मैग्नीशियम। डिब्बे बनाने में प्रयुक्त धातु जो समूह 14 से संबंधित है। डिब्बे टिन से बनते हैं, समूह 14 का एलिमेंट है, कार्बन से कार्बन वाला समूह। एक चमकदार अधातु जिसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। हैलोजन में चमकदार अधातु है, 7 इलेक्ट्रॉन वाली आयोडीन है। अत्यधिक क्रियाशील और मुलायम धातु जो आप कह सकते हो ज्वाला को पीला रंग देती है, केरोसिन में रखा जाता है, मुलायम है। सोडियम धातु की बात हो रही, सबसे अधिक क्रियाशील है, पोटेशियम के बाद सोडियम। दूसरे आवर्त का पहला तत्व है, दूसरे आवर्त का पहला तत्व कौन सा है? लिथियम है। एक तत्व जिसका उपयोग प्रतिदीप्ति बल्ब बनाने में होता है तथा जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 का दूसरा सदस्य है। समूह 18 यानी नोबल गैसेज में दूसरा एलिमेंट है नियोन का, और इसको बल्ब बनाने में नियोन बल्ब आपने सुना होगा। एक रेडियो सक्रिय तत्व जो हैलोजन परिवार का अंतिम सदस्य है। हैलोजन परिवार का अंतिम सदस्य, वैसे हैलोजन में इससे नीचे ये भी आता है टीएस का, लेकिन जो रेडियो सक्रिय तत्व है ना वो एस्टेटिन है, जिसका परमाणु क्रमांक 85 है। आप कहते हो फिर कल बार आई अंटी, तो 80 लास्ट में है। धातु जो स्टील का प्रमुख अवयव है, स्टील किससे बनी होती है? लोहा और कार्बन से होती है। तो नाम में उद्भवन पर ध्यान, यानी नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रवृत्ति रखता है, एक तरीके से आयरन की बात हो रही। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला उपधातु जिसके रेशों का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम उपधातु है बोरॉन। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला उपधातु सभी को पता बोरॉन है। इस बोरॉन का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बात की आपको यहाँ पर अधातु की बात हो, सॉरी उपधातु की बात हो रही है, अब तक वीडियो में नहीं बताई तो बता देता हूँ। उपधातु 7 है अमूमन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। मेंडलीव ने कुछ तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी जो उस समय ज्ञात नहीं थी और बाद में ज्ञात हो गए। एका सिलिकॉन एका एल्यूमिनियम के स्थान पर। सिलिकॉन है तो स्केंडियम, एल्यूमिनियम है तो गैलियम और बोरॉन है तो, सॉरी सिलिकॉन है तो जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, बोरॉन है तो स्केंडियम। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। आवर्त सारणी में इन तत्वों का समूह और आवर्त क्या? जर्मेनियम समूह 14 आवर्त 4, गैलियम समूह 13 आवर्त 4। इन तत्वों को धातु अधातु उपधातु में ये आपके उपधातु है। ठीक है, जर्मेनियम उपधातु है, गैलियम धातु है। इनमें से प्रत्येक में कितने सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है? जर्मेनियम में 4 है, गैलियम में 3 है। तत्वों का धात्विक चरित्र समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। समूह में आप नीचे जाएंगे धात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर कोष की संख्या बढ़ रही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर तत्वों के कुछ गुणधर्म दे रखे हैं, ऊपर आप देख पा रहे हो। तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता समूह में नीचे जाने पर घटती है। विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन आपका चाहिए, लेकिन नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो त्यागेंगे, कहाँ से बढ़ेगी? आवर्त में बाएं जाने पर बढ़ती है, बिल्कुल। परमाणु त्रिज्या समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है और आवर्त में घटती है। धात्विक गुण समूह नीचे जाने पर बढ़ता है, ये तो बता दिया ना, और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। उपरोक्त कथन के आधार पर आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 से 9 वाले तत्वों के लिए निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। केवल और केवल कंसिडर करना है परमाणु क्रमांक 3 से 9 तक के एलिमेंट। ठीक है, यानी यहां पर लिथियम से स्टार्ट होगा, आवर्त आपका दूसरे से स्टार्ट करना है। सबसे अधिक दूसरे आवर्त का एलिमेंट, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों का नाम बताइए। ऑलरेडी गुणधर्म ऊपर दे दिया। विद्युत ऋणात्मक तत्व बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा गुणधर्म, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा होगा? 9 वाला होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है 3 वाला, इस साइड वाला। सबसे छोटे परमाणु आकार का, छोटा भी परमाणु आकार 9 वाले का। उस तत्व का नाम बताइए जो उपधातु है, इनके बीच में उपधातु एक आ रही, वो बोरॉन है। तो इसके साथ साथ आंसर देख सकते हो, परमाणु क्रमांक 9 को इसका फ्लोरीन का। उसी प्रकार लिथियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है, जो 3 वाला है, लेफ्ट साइड वाला। और परमाणु आकार सबसे छोटा फ्लोरीन का रहेगा, 9 वाले का। बोरॉन बीच में एक उपधातु आपके आ रही है 3 से 9 में। और चतुर संयोजी आपको पूछा है ना, अधिकतम संयोजकता किसकी? बीच में कार्बन की संयोजकता सबसे अधिक है, चतुर संयोजी। एक तत्व एक्स जो कमरे के तापमान पर पीला ठोस है, श्रृंखलन और अपरूपता प्रदर्शित करता है। एक्स 2 ऑक्साइड बनाता है जो फेरस सल्फेट क्रिस्टलों के तापीय अपघटन के दौरान भी बनते हैं और प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो तत्व एक्स की पहचान कीजिएगा, वो एक्स है, सल्फर है आपका, जो कि
एक वायु प्रदूषक है सल्फर। एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 यानी 16 इसका परमाणु क्रमांक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टलों के तापीय अपघटन के लिए संतुलित अभिक्रिया फेरस सल्फेट तापीय अपघटन है, ताप लगाया तो Fe2O3 SO2 SO3 बन जाएगा। बनने वाले ऑक्साइड कैसे हैं, तो अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। और अधातु आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति है समूह 16 आवर्त 3 का एलिमेंट है। अंतिम सवाल है शायद ये, बिल्कुल अंतिम सवाल। समूह 15 का एक तत्व एक्स द्विपरमाणुक अणु है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 केल्विन पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक अमोनिया बनाता है। अमोनिया NH3 होती है। नाइट्रोजन एलिमेंट की बात हो रही है। तत्व एक्स की पहचान कीजिए। नाइट्रोजन है, इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, 5। और एक्स के द्विपरमाणुक अणु के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप देख सकते हो ये है। मैंडलीव के अंतिम सवाल देखिए, मैंडलीव की आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों को बिना किसी मूल क्रम में परिवर्तन किए रखा जा सकता है। उत्कृष्ट गैसों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बिल्कुल फिक्स है, किसी से रिएक्शन नहीं करती है तो उत्कृष्ट गैसें हो जाएगी। तो ये सभी आपने सवाल देखा। सवाल मैंने फटाफट क्यों करवाए, इसके पीछे वजह है कि आपका कंसेप्ट ऑलरेडी पहले क्लियर था, अच्छे ढंग से आपको कंसेप्ट बता दिया। आप भी एग्जाम इस टाइप से फटाफट सवाल करेंगे साइंस के, कितना भी टफ सवाल क्यों ना आ जाए। लगभग NCERT को पूरा अच्छे ढंग से आवर्त सारणी को कवर किया गया है। कोई फैक्ट रह गया है, गलती हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम PDF में सुधार करके प्रेजेंट कर देंगे और PDF एक साथ प्रोवाइड करेंगे। बाकी इसकी आवर्त सारणी की आपको कल मिल जाएगी टेलीग्राम पर, बिल्कुल इसको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इससे पहले क्लास 9th की बात करें, सारे 15 चैप्टर की PDF हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। मिनिमम फ़ी में 35 रुपये चार्ज में आपको सभी 15 चैप्टर बिल्कुल इसी टाइप से एकदम क्रीमी कंटेंट के साथ दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो सभी 15 चैप्टर आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। सेम इसी टाइप से साइंस की भी हमारी ई बुक आपने नहीं ली है, जो प्रीवियस ईयर TCS के 2023 और 24 के जितने भी क्वेश्चंस TCS ने पूछे हैं, उनका जो थोड़े लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस है, टफ लेवल वाले क्वेश्चंस है, वो PDF आप जरूर ले लीजिएगा, वो भी मिनिमम फी में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक है। और न्यू कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास प्रो से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मौके दीजिएगा। जो कैंडिडेट नहीं जुड़े TTG के कूपन कोड से आज ही ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।